ओके, कोई भी अर्थव्यवस्था अपने विकास के क्रम में एक सामान्य अर्थव्यवस्था बेसिक इकोनॉमी से एक डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट होने में, यानी कि विकसित अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट होने में, वो बेसिकली 3 चरणों से होकर गुजरती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अपने आरंभिक काल से जब कोई अर्थव्यवस्था या कोई देश ग्रोथ करना शुरू करता है तो वो एक विकसित अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट होने तक 3 चरणों से होकर गुजरता है। जो पहला काल होता है वो पहला काल, उसको हम कहते हैं आरंभिक काल, ठीक है, या फर्स्ट स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज होती है, जो आरंभिक काल होता है, उसमें उस अर्थव्यवस्था में जो उस अर्थव्यवस्था की जीडीपी है, उस जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर की, और उसके बाद फिर सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर की। ठीक है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था शुरुआती चरण में कैसी होती है? वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती है। तो शुरुआती चरण में फर्स्ट स्टेज में वो अर्थव्यवस्था, उसमें जीडीपी में हिस्से सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी होगी वो एग्रीकल्चर, उसके बाद दूसरे नंबर पर इंडस्ट्री, और तीसरे नंबर पर सर्विस सेक्टर यानी कि कृषि, उद्योग और सेवा। इस तरीके से घटते क्रम में जीडीपी में हिस्सेदारी होती है। अब अगर भारत को हम देखें, जब हम आजाद हुए तो आजाद होने के बाद हम भी एक नए बने हुए देश थे। अंग्रेजों ने जो हमारा जो पहले का जो भारत था उसको काफी विखंडित कर दिया था, और हमारा जो भारत का जो नया नक्शा है वो उभर कर सामने आया। उस नए नक्शे के अनुसार जब हमारी अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं तो 1951-52 में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी जीडीपी में 50% थी, उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी जीडीपी में 13% थी, और सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी जीडीपी में 37% थी। ये लगभग आंकड़े हैं, ठीक है, इसमें पॉइंट्स में भी होगा लेकिन उतना पॉइंट्स में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे अर्थव्यवस्था में जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद है, अगर वो 100 रुपए का था तो 100 रुपए में कृषि क्षेत्र से 50 रुपए आ रहे थे, उद्योग क्षेत्र से 13 रुपए आ रहे थे, और सर्विस सेक्टर से हमारे 37 रुपए आ रहे थे। अब आप ये समझ सकते हैं कि हमारा जो उद्योग क्षेत्र था वो इतना पिछड़ा हुआ क्यों था? क्योंकि ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज की वजह से, कि उनका जो इंडस्ट्रीज थी वो सारी इंडस्ट्रीज अंग्रेज लगा रहे थे मैक्सिमम। हमारे जो प्राइवेट सेक्टर था उसको पनपने का मौका नहीं मिल रहा था। तो हमारा जो औद्योगिक विकास होना चाहिए था वो हमारा हो नहीं पाया। तो शुरुआती चरण में हमारा जो है, हमारी इकोनॉमी 1951-52 में के हिसाब से जो हम देखते हैं तो हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर इस तरीके का दिखाई देता है। जब अर्थव्यवस्था ग्रोथ करती है, प्रगति करती है, तो वो जब दूसरे चरण में पहुंचती है तो उसे हम कहते हैं औद्योगिकीकरण का चरण, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर। ठीक है, अब नॉर्मल जो आइडियल सिचुएशन होती है, उस आइडियल सिचुएशन में दूसरे काल में सेकेंड स्टेज में जो हमारा उद्योग क्षेत्र है उसकी हिस्सेदारी जीडीपी में सबसे ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इसे हमें औद्योगिकीकरण का काल भी कहते हैं। फिर उसके बाद सेवा क्षेत्र, और फिर उसके बाद लास्ट में एग्रीकल्चर, यानी कि जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसकी हिस्सेदारी सबसे कम, उसके बाद सेवा क्षेत्र, और सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हमारा औद्योगिक क्षेत्र की होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो स्टेज जो होता है ये कौन सा होता है? औद्योगिकीकरण का चरण। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद जब वो इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट होती है, तो डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट होने के बाद जब हम उसमें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का होता है, फिर उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर का होता है, और फिर उसके बाद आपका एग्रीकल्चर सेक्टर का। अब अगर आप यहां पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने इन दोनों को तो लगभग सेम बना रखा है, लेकिन यहां पर मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर को और छोटा किया है। ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर को बड़ा रखा है और सर्विस सेक्टर को सबसे ज्यादा हिस्सा दिया है। तो जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है, विकसित अर्थव्यवस्था में जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में, जो हमारा सेवा क्षेत्र है उसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी होती है इंडस्ट्री सेक्टर की, और उसके बाद सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी होती है। अब अगर इसको हम एग्जाम्पल से देखें तो एग्जाम्पल में अगर हम अमेरिका, ये हमारी थर्ड स्टेज है, और ये इस समय जो हमारी इकोनॉमी है ये डेवलप्ड इकोनॉमी बन चुकी है। अब अगर हम अमेरिका
की हिस्सेदारी को देखें अमेरिका की जीडीपी में, तो अमेरिका की जीडीपी में इन तीनों सेक्टर्स में सर्विस सेक्टर की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 70% है, इंडस्ट्री की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 29% है, और एग्रीकल्चर की जो हिस्सेदारी है वो 1% से भी कम है। ठीक है, ये पॉइंट्स में है कुछ, और 1% से भी कम हिस्सेदारी एग्रीकल्चर सेक्टर की है। अब अगर हम भारत को देखें, देखिए एक चीज और यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी कम हो रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि उत्पादन कम हो रहा है। सॉरी, अगर हम 1951-52 में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के हिसाब से अगर देखें, 1951-52 में जीडीपी में जो हमारा कृषि उत्पादन था, कृषि उत्पादन की हिस्सेदारी 50% थी। अब हमारी जो हिस्सेदारी बच रही है, अगर इंडिया के टर्म्स में देखें वर्तमान में, तो वर्तमान में सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी है 55%, इंडस्ट्री सेक्टर की हिस्सेदारी है आपकी 28%, और एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी है 17%। अब अगर वर्तमान में देखें तो हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसकी हिस्सेदारी जीडीपी में, हालांकि अभी हम डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं बने हैं, लेकिन हम अमेरिका से यहां तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जीडीपी में भारत में जो 17 रुपए, अगर 100 रुपए की जीडीपी है तो 17 रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहे हैं, उसके बाद सेवा क्षेत्र से 55 रुपए आ रहे हैं, और 28 रुपए इंडस्ट्री सेक्टर से आ रहे हैं। और यहां पर हम आजादी के बाद अगर 1951-52 में देखते हैं तो 50% जो है वो जीडीपी में हिस्सेदारी एग्रीकल्चर सेक्टर की है। तो आप क्या ये कह सकते हैं कि हमारा उत्पादन गिर गया है? नहीं, हमारा उत्पादन तब से कई गुना ज्यादा बढ़ा है। उसके बाद हमारी हरित क्रांति हुई, फिर हमने तकनीकी नवीन तकनीकों को अपनाया, तो हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो हमारा उसके बाद काफी बढ़ा है। लेकिन उसके बाद हमारी जीडीपी का आकार भी बढ़ा है, और एग्रीकल्चर सेक्टर की तुलना में हमारा इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर ज्यादा तेजी से ग्रोथ किया है। ठीक है, तो अगर इसमें जीडीपी में हिस्सेदारी, अगर इस तरीके से आप अगर अमेरिका को देखेंगे तो इसकी जीडीपी में हिस्सेदारी तो 1% से भी कम है, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अमेरिका का भारत से ज्यादा है। ठीक है, तो एक डेवलप्ड इकोनॉमी में, विकसित अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कम होनी चाहिए। और ये इसका मतलब कतई ये नहीं होता है कि कृषि क्षेत्र की अगर हिस्सेदारी कम हो रही है तो कृषि क्षेत्र का उत्पादन गिरेगा। हिस्सेदारी कम होने का मतलब यह है कि कृषि क्षेत्र की तुलना में, एग्रीकल्चर सेक्टर की तुलना में जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है और जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो ज्यादा ग्रोथ कर जाए। ठीक है, और हमारी जीडीपी का आकार ज्यादा बड़ा हो जाए। तो ये बात समझ में आ गई। तो अब हम अगर देखते हैं तो हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी भी अमेरिका की इकोनॉमी जैसा ही कुछ स्ट्रक्चर दिखा रही है। भाई उनका सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा है, तो हमारा भी सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा है। अब उनका जो है इंडस्ट्री सेक्टर में 29% है, हमारा भी 28% है जीडीपी में हिस्सेदारी, और एग्रीकल्चर सेक्टर में उनका 1% से कम हिस्सेदारी है, लगभग 1% है, और हमारा लगभग 17% है। तो हम लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, केवल यहां पर हमारी जो हिस्सेदारी है एग्रीकल्चर सेक्टर की जीडीपी में वो हमें ज्यादा दिख रही है, जो कि गलत है। ये वास्तव में हमारी जो हिस्सेदारी ये 2 से 4% के बीच में ही होनी चाहिए थी। ठीक है, और जो हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर है, अब अगर आप इसको अमेरिका से देखोगे तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है, अमेरिका की जो टोटल जीडीपी है वो करीब 30.5 ट्रिलियन की जीडीपी है, और भारत की जीडीपी कितने की है? 4.2 ट्रिलियन की। अब 4.2 का अगर आप 28% निकालोगे, आप इंडस्ट्री सेक्टर को बोल रहे हो कि आप जो ना अमेरिका के जैसे ही तो है हमारा, तो अगर इसका आप 28% निकालोगे तो ये लगभग 1 ट्रिलियन के आसपास आएगा। ठीक है, और लेकिन अगर आप अमेरिका का इसमें 29% के आसपास निकालोगे तो ये लगभग 10 ट्रिलियन के आसपास आएगा। तो अगर आप देखो तो अमेरिका का जो प्रोडक्शन है वो भारत के मुकाबले वो 10 गुना है। भारत का जो एक वर्ष में जो उत्पादन हो रहा है, अमेरिका में भारत की तुलना में 10 गुना उत्पादन हो रहा है। और इसीलिए अमेरिका जो है, और वो भी किसमें? इंडस्ट्री के क्षेत्र में। ठीक है, तो आप खुद सोचो, सर्विस सेक्टर को तो आप छोड़ ही दो, केवल इंडस्ट्री के क्षेत्र में ही 10 गुना उत्पादन अमेरिका ज्यादा कर रहा है। तो आप खुद सोचो, इसीलिए अमेरिका एक डेवलप्ड इकोनॉमी है। और हमारी इकोनॉमी का जो हमारी जो इकोनॉमी है ये केवल
4.2 ट्रिलियन की है, उनकी 30.5 ट्रिलियन की है। तो ये भी हमसे काफी गुना ज्यादा, 7-8 गुना ज्यादा है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहां पर अब ऐसा क्यों है कि हमारा जो ये इंडस्ट्री सेक्टर है इतना पिछड़ गया? तो मैंने आपको बताया कि आजादी के पहले अंग्रेजों की नीतियों की वजह से उन्होंने हमारे घरेलू उद्योगों को पनपने नहीं दिया, प्लस उन्होंने हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनको डिमोरलाइज किया, उनको जो है ना शट डाउन करवाया। और क्योंकि उनको अपना माल बेचना था, उन्होंने बेसिकली भारत से रॉ मटेरियल और फूड आइटम्स के लिए भारत को ज्यादा फोर्स किया कि वो एग्रीकल्चर की तरफ जाएं, भारतीय कृषि ज्यादा करें, कृषि पे ज्यादा निर्भर रहें। तो आजादी के बाद हमारी हालत ये थी कि हम कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थे 50% हिस्सेदारी के साथ। और उसके बाद हमारा जो दूसरा चरण होता है, जो औद्योगिकीकरण का चरण, जो आना चाहिए था हमारे देश में, ये चरण हमारे देश में कभी आ ही नहीं पाया। आजादी के बाद एक तो हमारे पास संसाधन बहुत कम थे, दूसरी बात यह है कि जब हम आजाद हुए तो हमारी 90% से ज्यादा जनसंख्या वो बिलो पुअर्टी लाइन थी, या आप ये भी कह सकते हो कि भुखमरी की कगार पे थी। देखिए कई सारे कारण, इनको स्टेप बाय स्टेप आप चाहें तो आप इसको नोट भी कर लें। आजादी के बाद जो हमारी हालत थी, 90% से ज्यादा जनसंख्या भुखमरी के कगार पर थी। जो हमारा निजी क्षेत्र था, जो जिसका मेन कंट्रीब्यूशन होता है औद्योगिकीकरण में, आर्थिक विकास में, तो जो हमारा निजी क्षेत्र था वो ढंग से पनप नहीं पाया, वो एक शिशु या बच्चे के रूप में ही था। और उसके बाद हमारे पास संसाधन भी कम थे। तो भारत सरकार ने आजादी के बाद पूंजीवादी मॉडल अपना नहीं सकते थे, क्योंकि पूंजीवादी मॉडल में शोषण होता है। हमारी 90% से ज्यादा जनसंख्या का क्या होता, ऊपर से पूंजीवादी मॉडल हम इसलिए भी नहीं अपना सकते थे क्योंकि पूंजीवादी मॉडल अपनाने के लिए हमारा निजी क्षेत्र मजबूत होना चाहिए, तो हमारा निजी क्षेत्र भी मजबूत नहीं था। अब भारत सरकार ने मिश्रित मॉडल, मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम अपनाया कि पूंजीवादी और समाजवादी, इन दोनों को मिलाकर हम आर्थिक विकास करेंगे। समाजवादी मॉडल को अपनाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि हमारी जो हाशिए पे अधिकांश जनसंख्या जो हाशिए पे पड़ी है वो शोषण का शिकार ना होने पाए और उनका भी कल्याण होता रहे। तो मिक्स्ड मॉडल के तहत, और मिक्स्ड मॉडल में भी भारत सरकार का ज्यादा झुकाव वो समाजवादी मॉडल की तरफ ज्यादा था। तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर, मैंने पहले जो लेक्चर पढ़ाए हैं तो उसमें मैंने इकोनॉमिक सिस्टम्स के जो टाइप्स पढ़ाए हैं उसमें आपको ये बात समझ में आ जाएगी। उसमें मैंने कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड और कम्युनिस्ट, ये चारों मॉडल पढ़ाए हैं। तो उस क्लास को अगर आप देखोगे तो उसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। भारत सरकार ने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाया और उसके तहत उन्होंने आर्थिक विकास करना शुरू किया। 1956 में औद्योगिक नीति अपनाई गई। उस औद्योगिक नीति में भारत सरकार ने यह तय किया कि चूंकि हमारा प्राइवेट सेक्टर अभी इतना मजबूत नहीं है, तो सरकार खुद मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी इंजीनियरिंग, हैवी इंडस्ट्रीज और हैवी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सरकार खुद अपना कंट्रीब्यूशन कर बढ़ाएगी और सरकार खुद इसमें जो है ना भागीदारी करेगी। तो इसीलिए आज जो सरकारी कंपनियां हम देखते हैं, ये सरकार ने उस समय बिजनेस में खुद अपने आप को इन्वॉल्व किया ताकि वो जो है ना बड़ी जिम्मेदारी को उठाए और धीरे धीरे जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो अपने आप को मजबूत करता जाए। सरकार धीरे धीरे इनको भी सपोर्ट दे रही थी और जो बड़े काम थे सरकार ने उद्योग क्षेत्र के उनको अपने हाथ में ले लिए। फिर इस क्रम में जब हम मिक्स्ड मॉडल में चल रहे थे तो जो औद्योगिकीकरण होना चाहिए था वो औद्योगिकीकरण हुआ ही नहीं कभी हमारे देश में। तो ये जो सेकेंड स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज औद्योगिकीकरण वाली, ये हमारे देश में कभी आई नहीं। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने मिक्स्ड मॉडल अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली अपनाई, ठीक है, और हमने जो है ना समाजवादी जो कॉन्सेप्ट था उस पर ज्यादा जोर दिया। समाजवादी कॉन्सेप्ट पर जोर देने की वजह से हम जो हमारा औद्योगिकीकरण है, जिसमें जो हमारा प्राइवेट सेक्टर को छूट देकर प्राइवेट सेक्टर को रन करना चाहिए था या फिर विदेशी सेक्टर, फॉरेन कंपनीज को आके चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए था, तो वहां पर सरकार ने अपने हाथ पीछे खींचे। क्योंकि उस समय अगर सरकार प्राइवेट सेक्टर को अगर छूट देती, विदेशी कंपनियों को अगर छूट देती, तो हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती। क्योंकि हमारा जो घरेलू क्षेत्र है, हमारे जो प्राइवेट प्लेयर हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो उस समय की थी, वो इतनी कैपेबल नहीं थी कि वो विदेशी कंपनियों का सामना कर पाए, ठीक है। तो इसलिए हमारे देश में कभी ये दूसरा औद्योगिकीकरण का काल आया ही नहीं और हम सीधे जंप कर गए
फर्स्ट स्टेज से सीधे थर्ड स्टेज में। क्या मेरी बात समझ में आई? अब यहां पर आपको यह बात समझनी होगी कि भारत को अगर एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है, विकसित अर्थव्यवस्था बनना है, तो भारत को अपने इंडस्ट्री सेक्टर, उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देना पड़ेगा, बूस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर आइडियल सिचुएशन को हम देखें तो आइडियल सिचुएशन में अगर हम देखें तो इस समय भारत, जो इंडिया है, ये सर्विस सेक्टर में तो 55% ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री सेक्टर में इसका कंट्रीब्यूशन अराउंड 35 to 40% तक जाना चाहिए जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में। ठीक है, जीडीपी क्या है मैं आपको पढ़ाऊंगा जब डिफिनीशंस पढ़ाऊंगा, बस इसके बाद हमारा जीडीपी का ही शुरू होने वाला है। नेशनल इनकम से हम लोग शुरू करेंगे और नेशनल इनकम की जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको उस नेशनल इनकम के चैप्टर से पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर का जो इस समय जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, वो जो 28% का है, इस 28% को बढ़ा के लगभग 35 से 40% करने की जरूरत है। और जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन अभी हमारा 17% है, इसको 17% से घटाकर इसको अराउंड 5 to 10% के बीच में लाने की जरूरत है। ठीक है, तब जो है हम विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ बनने की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। अब इस चीज के लिए वर्ष 2000 में, अच्छा एक चीज और समझिए, हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है वो औद्योगिक क्षेत्र 1951 और 52 में, तो एक तरीके से इसने जो है ना शुरुआत की थी, फाउंडेशन, एक तरीके से फाउंडेशन का समय था। ठीक है, एक तरीके से आधार का समय था, यानी कि हमारा औद्योगिक क्षेत्र ने अब यहां से शुरुआत की। औद्योगिक क्षेत्र को सरकार सहयोग करती रही, लेकिन वर्ष 1991 में आकर, वर्ष 1991 में सरकार ने एलपीजी रिफॉर्म्स किए। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मैं पढ़ाऊंगा। तो लिबरलाइजेशन, एलपीजी जो रिफॉर्म किए, तो लिबरलाइजेशन के तहत उदारीकरण सरकार ने किया, और उदारीकरण के तहत सरकार ने जो भारतीय कंपनियां थी उनको, उनके लिए और उदार जो मापदंड अपनाए, जो नियम और कानून सरकार ने पहले कड़े कर रखे थे उनको ढीला करना शुरू किया, और विदेशी कंपनियों के लिए भी भारत के मार्ग को धीरे धीरे खोलना शुरू किया। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये सारी बातें फिर से दोहराई जाएंगी। यहां इन बातों को एक कहानी की तरह ध्यान से समझिए। तो एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 के दौरान सरकार ने जब उदारीकरण, वैश्वीकरण और लिबरलाइजेशन और निजीकरण, ठीक है, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीति को अपनाया, तो उदारीकरण की नीति के तहत सरकार ने घरेलू और विदेशी कंपनियों को नियमों में छूट देना शुरू किया। ठीक है, तो 1991 से जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसमें जो दौर चल रहा है वो चल रहा है उदारीकरण का, लिबरलाइजेशन का। ठीक है, और लिबरलाइजेशन का दौर ये चलता है वर्ष 2014 तक। ये अभी भी चल रहा है, लेकिन वर्ष 2014 में जब नई सरकार आती है, मोदी सरकार आती है, तो ये सरकार ये तय करती है कि हमें अब औद्योगिक विकास को और तेजी से आगे बढ़ाना है। तो इसीलिए आप अगर देखोगे तो पिछले 10 सालों में सरकार ने निजी क्षेत्र को कई तरीके की रियायतें दी हैं। जो बाहरी कंपनियां हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कई तरीके की स्कीमें चलाई हैं, कई तरीके की रियायतें दी हैं। जो लिमिट्स हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, विदेशी निवेश की, उन लिमिट्स को बढ़ाया है ताकि विदेशी मैन्युफैक्चरर आए, विदेशी कंपनियां आए और हमारे देश में आकर अपना व्यापार स्थापित करें, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज खोलें। ठीक है, तो उदारीकरण का दौर यहां तक 2014 तक चल रहा है, लेकिन यहीं पर सरकार जो है अब ग्लोबल कंपिटिटिवनेस
की पॉलिसी अपनाती है, मतलब वैश्विक प्रतिस्पर्धा की पॉलिसी सरकार अपनाती है कि अब जो है ना, अब हम यहां से अब हम विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना शुरू करेंगे। प्रतिस्पर्धा हम कैसे कर पाएंगे? जब हम अपने उद्योग क्षेत्र को वैश्विक स्तर या वैश्विक मापदंडों के अनुरूप वैश्विक प्रतिस्पर्धा में स्थापित कर पाएंगे। उद्योग क्षेत्र को स्थापित करने के लिए ही फिर वर्ष 2014 में सरकार एक पॉलिसी लेकर आती है, एक प्रोग्राम लेकर आती है, और इस प्रोग्राम को यानी कि अपने जो है उदारीकरण के काल को पीछे छोड़ते हुए सरकार वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत के स्थान को मजबूत करने के लिए स्कीम लेकर आती है, एक प्रोग्राम लेकर आती है। और वो प्रोग्राम कौन सा होता है? वो प्रोग्राम होता है मेक इन इंडिया। ठीक है, वो प्रोग्राम कौन सा है? वो प्रोग्राम है मेक इन इंडिया। ठीक है, तो वर्ष 2014 में मेक इन इंडिया का प्रोग्राम शुरू किया गया। अब आप बोलेंगे कि 2014 में मेक इन इंडिया हमने शुरू किया था, आज 2025 चल रहा है, तो हम मेक इन इंडिया को अभी क्यों पढ़ रहे हैं? ये तो अब हमारे यूपीएससी है या पीसीएस के लेवल से, ठीक है, अब तो ये पुरानी योजना हो गई, 11 साल पुरानी हो गई। तो इस बात की गलत फहमी में मत रहिएगा, क्योंकि अभी हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वो स्थान नहीं बना पाए हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे और सरकार अभी भी लगातार प्रयास में लगी हुई है। जो गोल्स लेकर सरकार चली थी वो गोल्स अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए हैं। तो मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम अभी नहीं, ये अगले 10-20 सालों तक रेलिवेंट रहेगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। रीजन ये है कि हमारी जो भी नीतियां बनाई जा रही हैं वो मेक इन इंडिया, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, जो औद्योगिक नीतियां बनाई जा रही हैं, वो मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखकर ही बनाई जा रही हैं। जैसे पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2020 में सरकार लेकर आई, तो उसमें क्या उद्देश्य था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को अट्रैक्ट करना है। उसके लिए सरकार ने फाइनेंशियल इंसेंटिव देने की बात की। तो आप जो है ना इस योजना को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा जो वर्ष 2014 में हमारे किस कार्यक्रम की शुरुआत हुई? मेक इन इंडिया कार्यक्रम। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को ही सक्सेसफुल बनाने के लिए सरकार ने कई और तरीके के कार्यक्रम चलाए, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है? कि आइए आप यहां व्यापार करिए, हम आपका व्यापार करना सरल कर रहे हैं, ठीक है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन को बढ़ावा देना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए सरकार का जागरूक होना। तो ये सारी बातें यहां ये दर्शा रही हैं कि जो है ना सरकार जो है मेक इन इंडिया को लेकर सीरियस है, और उसकी अभी आगे आने वाली जो भी पॉलिसीज बनेंगी, जो भी औद्योगिक नीतियां बनेंगी, वो मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर ही बनेंगी, ठीक है। तो अब देखते हैं मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट क्या था। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो इसीलिए जो है मैंने ये तय किया कि मैं अगर लिखना शुरू करूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ये करीब 3.5-4 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको लिख दिया है, सो दैट लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। हिंदी में मैं बोलकर लिखवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग जो है ना इसका, मैं हट जाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है, या नोट करते रहिएगा, और उसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। इंग्लिश में आपको यहां पर लिखा हुआ मिलेगा, और उसके बाद हिंदी में मैं बोलकर लिखवा दूंगा। तो अब आप लोग हेडिंग डालिए मेक इन इंडिया वर्ष 2014, ठीक है। अब सबसे पहले कोई भी योजना, कोई भी प्रोग्राम आप पढ़ रहे हो तो इस चीज को दिमाग में आप गांठ बांध कर रख लीजिए कि उसे किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है और किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत, उस मंत्रालय के किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत यह योजना जो है ना चलाई जा रही है। तो वो डिपार्टमेंट और मंत्रालय आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम जो चलाया गया, वो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में कहते हैं डीपीआईआईटी, ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी। ये बहुत ज्यादा, ये सबसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है वो यही है, डीपीआईआईटी।
इन्वेस्ट इंडिया, सिंगल विंडो सिस्टम, आपका पीएम गति शक्ति भी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला प्रोग्राम भी जो प्रधानमंत्री के उससे चल रहा है, वो भी डीपीआईआईटी में है। आप ज्यादातर सरकार की स्कीमें देखेंगे कि वो इसी कार्यालय के अंतर्गत हैं। और ये कार्यालय किसके अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, हिंदी में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, और ये विभाग है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। अब मेक इन इंडिया को देखकर लोग ये सोचते हैं कि इसमें सिर्फ इंडस्ट्री सेक्टर, उद्योग क्षेत्र के ही क्षेत्रों को लिया गया होगा, इसमें सेवा क्षेत्र शामिल नहीं होगा। तो नहीं, ये इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको अगर ये ऑप्शन दे दिए, अगर हो सकता हो कि आपके ऑप्शंस में रख दिया जाए कि केवल विनिर्माण क्षेत्र के घटकों को ही इसमें शामिल किया गया है, तो वहां पर अगर आप केवल विनिर्माण वाले को सही कर देंगे तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि मेक इन इंडिया में 27 सेक्टर टोटल हैं, और उन 27 सेक्टर्स में 15 सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं और 12 सेक्टर जो आपके हैं वो हैं सर्विस सेक्टर। तो यहां पर लिख लीजिए कि 27 सेक्टर है मेक इन इंडिया में, 27 क्षेत्रों की पहचान की गई है जिनको सरकार बूस्ट करेगी, ठीक है। और उन 27 क्षेत्रों में 15 जो हैं वो विनिर्माण क्षेत्र के हैं, जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया वैसे ही बना लीजिए, 15 विनिर्माण क्षेत्र के हैं और 12 सेवा क्षेत्र के हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न ये आता है कि अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में, तो किसी भी प्रोग्राम को जो हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि भाई उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके उद्देश्य क्या है, फिर उसके बाद उन उद्देश्यों को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या एक्शन लिया है। अब सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, तो एक्शंस बाय गवर्नमेंट फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। एक्शंस बाय गवर्नमेंट फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, ठीक है। क्योंकि मेक इन इंडिया किस लिए है कि वो घरेलू निवेशकों से भी कह रहा है कि आप लोग निवेश करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, ठीक है। और विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित कर रहा है कि आप आइए भारत में निवेश करिए, आप आइए भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलिए, ठीक है। तो ये दोनों के लिए, अब दोनों के लिए ये जरूरी है, अगर दोनों प्रकार के निवेशक, घरेलू और विदेशी, फॉरेन और डोमेस्टिक, दोनों प्रकार के इन्वेस्टर्स भारत में इन्वेस्ट करें, तो इसके लिए जरूरी है कि भारत में व्यापार करना आसान हो। तो अब ऑब्जेक्टिव क्या था कि भारत को जो है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम जानेंगे, वो हम अभी नीचे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, यानी कि उस व्यापार सुगमता के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, अब उसके बाद उन कदमों के बाद क्या अचीवमेंट्स, उपलब्धियां क्या रही अभी तक वर्ष 2025 तक, फिर उसके बाद क्या हम अपना गोल अचीव कर पाए, क्या मेक इन इंडिया अपना गोल अचीव कर पाई, ठीक है। और उसके बाद फिर अगले उसमें देखेंगे कि अगर कर पाई तो भी ठीक है, अभी उसके सामने क्या चैलेंजेस है। अगर मेक इन इंडिया अपने गोल को अचीव नहीं कर पाया है तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या स्टेप्स उठाए जाने चाहिए कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम को और इंप्रूव किया जा सके। तो ये 5 जो चीजें हैं इनको आप नोट कर लीजिए कि हम इसको प्रोग्राम को इस प्रकार से पढ़ेंगे। उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, उनके परिणाम स्वरूप क्या उपलब्धियां हुई हैं, ठीक है। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, हिंदी में आप लोग लिखते जाइएगा, उनके परिणाम स्वरूप क्या उपलब्धियां हुई हैं, क्या मेक इन इंडिया कार्यक्रम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के सामने, प्रोग्राम के सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या कदम उठाए जाने चाहिए ताकि मेक इन इंडिया प्रोग्राम में और सुधार किया जा सके, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या चुनौतियां हैं। सॉरी, क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य रखे गए थे। देखिए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को
लाया गया और ये तय किया गया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अब हमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत को स्थापित करना है। तो भारत सबसे पहला लक्ष्य तो यही निर्धारित किया गया। मैं इधर थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आप लोग लिखते रहिए। सबसे पहला लक्ष्य तो यही निर्धारित किया गया कि भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। ठीक है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा भारत, यानी कि वैश्विक जो हमारा विनिर्माण की जो भी गतिविधियां हो रही हैं वो ज्यादा से ज्यादा भारत के अंदर हों। ठीक है, तो उद्देश्य, पहला उद्देश्य क्या है? मेक इंडिया ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, ठीक है, तो पहला उद्देश्य क्या है? मेक इंडिया ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। दूसरा उद्देश्य क्या है? इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, हिंदी में लिखते जाइए। दूसरा उद्देश्य है कि विनिर्माण के क्षेत्र में प्रतिवर्ष 12 से 14%, विनिर्माण के क्षेत्र में प्रतिवर्ष 12 से 14% की वृद्धि दर को प्राप्त करना। ठीक है, इंग्लिश में इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अचीव एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 12 to 14%। ठीक है, तीसरा उद्देश्य क्या रखा गया? तीसरा उद्देश्य यह रखा गया कि 2025 तक तीसरा उद्देश्य रखा गया, इसी तरह लिख लीजिएगा आप लोग, इसी तरह स्ट्रक्चर बनाइएगा कि 2025 तक जीडीपी में जो शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में शेयर 16.7% से बढ़ाकर 25% कर देना। तो इंग्लिश में लिखिए, इन जीडीपी इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फ्रॉम 16.7% टू 25%। हिंदी में लिखिए, जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16.7% से बढ़ाकर 25% तक लाना। ठीक है, 25% तक लाना। ये 2025, एक्चुअली ये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, ये निर्धारित किया गया था 2022 तक के लिए, लेकिन फिर बीच में कोविड आया तो उसके वजह से 3 साल के लिए एक्सटेंशन और दे दिया गया। तो इनिशियली ये जो टारगेट थे ये 2022 तक के लिए ही थे। ठीक है, लेकिन आपको उसको अब ध्यान नहीं रखना है, अब आप उसको बस ये ध्यान रखना है कि ये अब जो टारगेट है ये 2025 तक के लिए। तो 2025 तक विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 16.7% से बढ़ाकर 25% करनी है सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में। ठीक है, दूसरा 2025 तक क्या करना है कि 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ अतिरिक्त नौकरियों का सृजन करना है। विनिर्माण के क्षेत्र में 10 करोड़ अतिरिक्त नौकरियों का सृजन करना। ठीक है, विनिर्माण के क्षेत्र में 10 करोड़ अतिरिक्त नौकरियों का सृजन करना। और उसके बाद चौथा आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स थ्रू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, विदेशी निवेशकों एवं विदेशी विनिर्माताओं को व्यापार सुगमता के माध्यम से भारत की तरफ आकर्षित करना। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं हिंदी में। भारत को पहला उद्देश्य क्या है? भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना। दूसरा उद्देश्य था विनिर्माण के क्षेत्र में 12 से 14% की वार्षिक वृद्धि दर को प्राप्त करना। तीसरा उद्देश्य था 2025 तक, 2 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे 2025 तक, जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16.7% से बढ़ाकर 25% करना। दूसरा लक्ष्य था 2025 तक का कि विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़ या 100 मिलियन
अतिरिक्त जॉब्स, अतिरिक्त नौकरियों का सृजन करना, और लास्ट में है व्यापार सुगमता के माध्यम से विदेशी निवेशकों एवं विदेशी विनिर्माताओं को आकर्षित करना। ठीक है, तो ये सारे लक्ष्य निर्धारित किए गए मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। अब हम देखते हैं कि इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए। ठीक है, तो सरकार ने क्या एक्शंस लिए इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, चलिए वो देख लेते हैं। ठीक है, एक्शंस टेकन बाय गवर्नमेंट। ठीक, तो ठीक है, अब देखिए आप पहले तो ये खुद विचार करिए कि आप अगर मान लीजिए कि आप एक निवेशक हैं या आप कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं, आप किसी मान लीजिए एक शहर में रहते हैं, आप दूसरे शहर में व्यवसाय डालने जा रहे हैं या किसी दूसरे देश में व्यवसाय डालने जा रहे हैं, तो आप कई सारी चीजों को देखेंगे क्योंकि आप वहां पैसा लगा रहे हैं, आप अपनी कंपनी खोल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का हब, एक यूनिट खोल रहे हैं। ठीक है, आप अपनी फैक्ट्री डाल रहे हैं, तो आप कई चीजों को देखेंगे कि वो चीजें आपके फेवर में हैं या नहीं है, वो चीजें आपको लाभ देने वाली हैं कि नहीं है। आप पहले तो ये देखेंगे कि उस देश में जो है वो जो प्रक्रियाएं जो फॉलो की जाती हैं कि अप्रूवल वगैरह के लिए, क्लियरेंस के लिए, तो वो प्रक्रियाएं कैसी हैं, कागजी डॉक्यूमेंटेशन, कागजी कार्यवाही जो की जाती है वो सरल है कि कठिन है। तो सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे, हेडिंग आप लोगों ने डाल ही दिया होगा कि सरकार द्वारा लिए उठाए जाने वाले कदम। तो जो सबसे पहली चीज आप देखेंगे वो देखेंगे कि भाई वहां पर कागजी प्रक्रियाएं कैसी हैं या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कैसा है। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि टैक्स का क्या हिसाब किताब है, कितना है टैक्स, ज्यादा है या कम है। फिर उसके बाद आप देखेंगे श्रम कैसा है, सस्ता है, यानी कि लेबर आपका सस्ता है या महंगा है, आप देखेंगे सरकार का सहयोग कैसा है, सहयोग या सरकारी नीतियां आप जिनको कह लें। ठीक है, नीतियां सरकार की कैसी हैं व्यवसायियों को लेकर। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि मूलभूत ढांचा या बुनियादी ढांचे की क्या व्यवस्था है, बुनियादी ढांचा कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कि भाई स्टोरेज की फैसिलिटी है कि नहीं है, सड़क और रेल मार्ग विकसित हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इंसान देखता है, तभी वो किसी दूसरे देश में जाकर या दूसरी जगह पर या दूसरे शहर में जाकर वो अपने व्यवसाय को स्टैब्लिश करता है, क्योंकि अल्टीमेटली उससे कोई झंझट नहीं चाहिए और बिना किसी झंझट के लाभ कमाना है। तो सरकार को जब वैश्विक ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को अट्रैक्ट करना है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है, तो सरकार को अपनी तरफ से कदम उठाने पड़ेंगे। अब सरकार ने उद्देश्य निर्धारित कर दिया कि भाई हमें मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, इंडस्ट्री के सेक्टर में भारत को वैश्विक स्तर पर कंपटीशन में लेकर आना है, हमें अपने भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन में एक प्रमुख स्थान दिलाना है। ग्लोबल वैल्यू चेन क्या है मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो अब उसके बाद सरकार ने क्या नीतियां अपनाई, तो सबसे पहले जो सरकार ने क्या किया कि जो भी प्रोसेस हैं, ठीक है, सरकार ने उनको ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, तेजी से हो और मतलब साधारण तरीके से हो। तो सभी प्रक्रियाओं को तेज, पारदर्शी और सिंप्लीफाई करने के लिए सरकार ने सब अधिकांश प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन कर दिया। ठीक है, डिजिटलीकरण कर दिया। तो इंग्लिश में आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिखिए, डिजिटलाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस फॉर मेकिंग देम ट्रांसपेरेंट, फास्टर, सिंपलर। ठीक है, हिंदी में लिखिए, प्रक्रियाओं को
पारदर्शी, तेज एवं सरल बनाने के लिए उनका डिजिटलीकरण किया गया। उनका डिजिटलीकरण किया गया। ठीक है, अब कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं? तो अब अगर देखिए, जैसे प्रक्रियाएं देखें तो गवर्नमेंट अप्रूवल, बिजनेस रजिस्ट्रेशन। ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूवल यानी सरकार की अनुमति। ठीक है, लिख लीजिए आप चाहे तो। गवर्नमेंट अप्रूवल यानी सरकार की अनुमति के लिए क्या मतलब की है। अब जैसे डिजिटलीकरण किया गया नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, यानी कि आपको कई सारे पोर्टल्स पे जाके आपको अपने आप को अपलोड नहीं करना, अपने डॉक्यूमेंट्स को नहीं वो करना है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। एक ही पोर्टल पे जाइए, वहीं आप अपने सारे डॉक्यूमेंट डालिए, वहीं पर आप अपना एप्लीकेशन डालिए, वहीं से आपको अप्रूवल मिल जाएगा। ये हमारा सिंगल विंडो सिस्टम है। ठीक है, तो इसको अभी हम देखते हैं, पोर्टल में देखते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम हो गया। बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना है, आप कोई फैक्ट्री खोल रहे हो तो उसको आपका जो है ना सरकार के साथ उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। सरकार क्यों? क्योंकि सरकार को डाटा चाहिए कि आप क्या उत्पादन कर रहे हो, कितना उत्पादन कर रहे हो, तभी तो उसी आधार पर सरकार जो है ना अपनी नीतियों को बना पाएगी। बिना डाटा के सरकार अपनी पॉलिसी कैसे बना पाएगी? ठीक है, तो बिजनेस पंजीकरण, व्यवसाय पंजीकरण के लिए क्या चाहिए? इन्वायरमेंट क्लियरेंस यानी पर्यावरण मंजूरी, हिंदी में लिखते जाइए। सरकार प्रक्रिया कौन सी? सरकारी अनुमति। पहला जो हमारा है प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण, और वो प्रक्रियाएं कौन सी है? तो इसमें जो है ना 1 2 3 4 करके डालिए। सरकारी अनुमति, व्यवसाय का पंजीकरण, इन्वायरमेंट क्लियरेंस यानी कि पर्यावरण मंजूरी से संबंधित प्रक्रिया, फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी एवं घरेलू निवेश संबंधी प्रक्रिया, केवल विदेशी निवेश संबंधी प्रक्रिया। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ओनली। छठे नंबर पर है लैंड एक्विजिशन की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया। फिर कंस्ट्रक्शन परमिट के लिए यानी कि निर्माण की परमिशन के लिए। फिर उसके बाद इनोवेशन और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए क्या सरकार ने डिजिटलीकरण की प्रक्रिया अपनाई है। फिर उसके बाद जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने क्या किया है। ठीक है, अभी देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी प्रोटेक्शन देना जरूरी है। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है कि आपने कुछ नया आविष्कार किया, कुछ नई खोज की, ठीक है, कुछ नए तरीके का नवाचार किया, तो वो आपकी खोज है। तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर पहला आपका हक होना चाहिए। तो उसके लिए आपको अपनी इस खोज को, इस आविष्कार को, इस विचार को, ठीक है, आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। जैसे आप कोई भी किताब खरीदते तो उसमें लिखा होता है ना ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड, और उसमें कॉपीराइट करके कुछ नीचे डिस्क्लेमर लिखा होता है कि इसका कोई भी भाग आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये जो संपत्ति है ये इस कोचिंग की है या इस प्रकाशन की है। तो जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं तो वो ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट होता है, डिजाइन होता है और आपका पेटेंट होता है। तो इनका भी जो है, इन अधिकारों को भी पंजीकरण करने के लिए, इन अधिकारों को भी समझने के लिए सरकार ने क्या प्रक्रिया अपनाई है। ठीक है, और अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो फिर लोग नवाचार करना छोड़ देंगे, है कि नहीं। तो इन सारी प्रक्रियाओं के लिए अब सरकार ने क्या क्या पोर्टल खोले, तो आप देखिए अब मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई भी अप्रूवल चाहिए तो आपको नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पे जाना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है ना नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का ये है आपका पोर्टल। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, देखिए यहां पर दिख भी रहा है सेंट्रल अप्रूवल्स, दिख रहा है। तो ये हमारा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है। यहीं पर जो है ना जो भी सरकारी अनुमति आपको चाहिए इस पोर्टल पे जाएंगे जो भी निवेशक होंगे या फिर जो भी मैं अपना जो हब डाल रहे हैं, अपनी कंपनी खोल रहे हैं, तो वो जाएंगे इस पोर्टल पर और सरकार से जो भी अप्रूवल होगा यहीं पे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके, स्टेट अप्रूवल्स भी यहीं से मिलेगा, तो यहीं पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए और यहीं से आपको अनुमति मिल जाएगी। कंस्ट्रक्शन परमिशन भी यहीं से मिलेगी। अगर आप कोई निर्माण कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, हाईवे
हाईवे वगैरह कोई बन रहा है या कोई फैक्ट्री बन रही है या फिर कहीं पर आप अपनी कोई खनन का कार्य शुरू करने जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी हैं, वो सारे अप्रूवल्स भी आपको सिंगल विंडो सिस्टम से ही मिलेंगे। तो ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का पोर्टल है। ठीक है, अब उसके बाद जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन होते हैं, जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन है, व्यवसायों का जो पंजीकरण किया जाता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ठीक है, निगम मामलों के मंत्रालय जो होता है उसके पोर्टल पर जाकर आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती है, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर की कंपनी हो, चाहे वो बड़ी कंपनियां हो। ठीक है, तो आप अगर कोई नई कंपनी खोल रहे हैं या कोई विदेशी आकर कोई नई कंपनी खोल रहा है, तो वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के पोर्टल पे जाएगा और यहां पर जाकर वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप देखोगे कि पर्यावरण मंजूरी के लिए पोर्टल है। अब अगर किसी को पर्यावरण मंजूरी चाहिए, जैसे कि किसी क्षेत्र में जंगल या फिर वहां पर हैबिटेट है जीव जंतुओं का, तो वहां पर अगर कोई ऐसा जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ठीक है, या रेलवे लाइन निकालनी है, तो वहां पर जो है ना इन्वायरमेंट क्लियरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है ना अब डे बाय डे एक मेजर इशू बनता जा रहा है। और एक टाइम ये ऐसा भी आएगा, अभी आने वाले कुछ 5-10 वर्षों में ही ऐसा समय आ जाएगा कि ये मेजर चैलेंज बन जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग नहीं सुधरे तो। ठीक, और अभी जब से ट्रम्प साहब आए हैं तो हमें लगता नहीं है कि हम सुधर पाएंगे, मतलब हमें सुधरने दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए हमारा परिवेश पोर्टल है। फिर उसके बाद भारत में निवेश करने के लिए हमारा इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम है, जिसमें विदेशी और घरेलू दोनों निवेशक आकर जो है यहां पर जो है ना जो भी निवेश संबंधी जो भी जानकारी है यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। अप्रूवल सारे आपको नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से ही मिलेंगे, लेकिन क्या जानकारियां हैं, कहां पर आपको निवेश करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, देखिए यहां पर दिखा रहा है, ए लैंड ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इंडिया। ठीक है, यानी कि ये मोटिवेट कर रहा है और आपको बता रहा है कि आप आइए, कहां पर आप जो है आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो डोमेस्टिक हो या फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, सभी को जो ना इन्वेस्ट इंडिया जो पोर्टल है उस पर सारी जानकारी और सरकारी सेवाएं जो हैं उनके बारे में सारी डिटेल यहां पर मिल जाती है। अब सिर्फ अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ध्यान दीजिएगा 2 तरीकों से होता है। पहला होता है ऑटोमेटिक रूट से और दूसरा होता है थ्रू गवर्नमेंट अप्रूवल। ठीक है, तो सरकार ने ये, जब हम एफडीआई पढ़ेंगे तो एफडीआई पढ़ने के टाइम पर हम आपसे बात करेंगे। देखिए, हम हर क्षेत्र में विदेशी निवेश को पूरा हम 100% परमिशन नहीं दे सकते। ठीक है, अब क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि कुछ मामले ऐसे हैं जो हमारे लिए स्ट्रैटेजिक हैं। हालांकि हमने अधिकांश क्षेत्रों में विदेशी निवेश की जो सीमा है उसको बढ़ा दिया है, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजिक चीजें ऐसी हैं, कुछ स्ट्रैटेजिक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हम विदेशी निवेश को या विदेशी हस्तक्षेप को, क्योंकि 51-50% से ज्यादा हिस्सेदारी, अब मान लीजिए मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी की कीमत 100 रुपए है और मेरी कंपनी स्ट्रैटेजिकली भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अब मेरी कंपनी में सरकार अगर विदेशी निवेश को 50% से ज्यादा परमिशन दे देगा, तो यानी कि कोई भी विदेशी कंपनी आएगी तो वो मेरे यहां उस पे मेरी कंपनी में 51%, 55%, 60% या जितनी सरकार अनुमति दे रही है, हो सकता है 100% की अनुमति दे दे, तो वो इतना इन्वेस्ट करके और मेरी कंपनी को खरीद लेगा। और मेरी कंपनी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट यानी कि देश की जो स्ट्रेटेजिक जो क्षमता है उसमें दखलंदाजी, क्योंकि जितना ज्यादा आप जितने ज्यादा शेयर होंगे उतना ही ज्यादा जो है ना उस पर मालिकाना हक हो जाएगा। 51% से ज्यादा होते ही मेरे हाथ से जैसे ही 50%, 51% से कम आया मेरे पास शेयर, 100 रुपए में अगर मेरे पास 51 रुपए का शेयर बिक गए और 49 रुपए के ही शेयर बचे, तो जो 51 रुपए का शेयर होल्ड कर रहा है अब वो मालिक हो गया है और सारे डिसीजंस वो लेगा। ठीक है, तो सरकार ने हर क्षेत्र में एफडीआई को इस तरीके से खुली छूट नहीं दी है, विदेशी निवेश को खुली छूट नहीं दी है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में सरकार ने 100% या 100% के आसपास तक की छूट दे दी है कि आप आइए, आप निवेश करिए। ठीक है, तो अब वो निवेश जो है ना कुछ सीमा तक सरकार ने ये पॉलिसी अपनाई है कि विदेशी कंपनी आए
और डायरेक्ट हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, निवेश कर दें। लेकिन वो एक सीमा के बाद फिर सरकार ने यह तय किया है कि भाई एक सीमा के बाद इस क्षेत्र में अगर कोई विदेशी कंपनी आएगी, तो मान लीजिए कि कोई भी एक ऐसा सेक्टर है, जैसे डिफेंस का कोई सेक्टर है या फिर इंश्योरेंस का समझिए, तो उसमें क्या है, सरकार ने बोला कि भाई आप 74% तक या X% तक आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप आओ डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दो, हमसे पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन आप 74% या X% से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप 80% इन्वेस्ट कर रहे हो, तो भाई आपको हमसे पूछना पड़ेगा। तो यहां पर विदेशी निवेश को लेकर जो है ना, दो रास्ते हैं। एक आपका है जो डायरेक्ट आओ निवेश कर दो, जिसमें सरकार की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी अगर आप एक सीमा के अंदर हो, और अगर आप एक सीमा से ज्यादा निवेश कर रहे हो तो फिर आपको सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो सरकार की अनुमति लेने के लिए भी जो है आपका विदेशी निवेश जो है, उसमें जो है हमारा पहले जो काम करता था वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल काम करता था। लेकिन अब इस अनुमति को भी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम में डाल दिया गया है कि अब विदेशी निवेश संबंधी अनुमति भी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम ही देगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, विजिट द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम विद इफेक्ट फ्रॉम 5 अगस्त 2022। ठीक है, लेकिन अब ये एक पोर्टल था तो मुझे आपको दिखाना जरूरी था। अब उसके बाद लैंड एक्विजिशन के लिए भी एक पोर्टल है। देखिए अब कोई भी काम मैनुअल होना ही नहीं, हर चीज आपको जो ना अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, अपनी एप्लीकेशन को अपलोड करिए, ठीक है, और टाइम बाउंड मैनर में आपको वो अप्रूवल मिल जाएगा या फिर आपको वो रिप्लाई मिल जाएगा। डिनाई किया जाएगा तो रीजन बता दिया जाएगा कि भाई इस रीजन से हम आपका एप्लीकेशन मंजूर नहीं कर रहे हैं, और अगर अप्रूवल देना होगा तो तय समय सीमा में अप्रूवल दे दिया जाएगा। क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइज होने की वजह से पहला तो भ्रष्टाचार वाला मामला काफी हद तक कम हो गया है। क्योंकि जब मैन टू मैन जब आपस में अट्रैक्शन होता था तो बाबूजी क्या है कि पहले फाइल पे बैठे हुए हैं, जब तक कंपनी कुछ उधर से चढ़ावा नहीं चढ़ाएगी तो बाबूजी फाइल से उठेंगे नहीं, और उठेंगे नहीं तो फाइल आगे बढ़ेगी नहीं। लेकिन जब डिजिटलीकरण हो गया है प्रक्रियाओं का, तो अब जो है नीचे से लेकर ऊपर तक सभी की नजर में है कि ये एप्लीकेशन कब आई थी और इसमें इतने टाइम बाउंड मैनर में एक्शन ले लिया जाना था, नहीं लिया गया तो इसमें तुरंत आंसर पूछ लिया जाता है सुपीरियर्स द्वारा कि भाई आपने इसमें 3 दिन में या फिर 3 महीने में आपको रिप्लाई करना था, आपने क्यों नहीं किया। तो यहां पर अब भ्रष्टाचार और जो लेट लतीफी वाली लाल फीताशाही वाली जो व्यवस्था थी वो जो है ना काफी हद तक खत्म हो गई है। ठीक है, अब लैंड एक्विजिशन को लेकर अगर कोई भी अगर अप्रूवल लेना है तो वो लैंड एक्विजिशन को लेकर आप लैंड एक्विजिशन पोर्टल है वहां पर जाइए, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। ठीक है, अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा। तो लैंड उसके लिए जो है ना फिर जो हमारा ट्रांसपोर्ट जो हमारा हाईवे का जो मंत्रालय है वो यहाँ पर जो है अपना यहाँ पर एप्लीकेशन डाल के और यहाँ से अप्रूवल क्लियरेंस लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हाईवे बना रहे हैं तो वो तो बनाते हैं कौन, प्राइवेट सेक्टर के ही लोग ना। सरकार थोड़ी ना अपने मजदूर और मिस्त्री लगा के हाईवे और ये स्टोर वेयर हाउसेस बनाती है। सरकार टेंडर निकलवाती है, टेंडर के थ्रू प्राइवेट कंपनियां आती हैं, वो जो है ना अप्लाई करती हैं। जो कंपनी सबसे कम बोली लगाती है उस कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है और वो कंपनी फिर कंस्ट्रक्शन कराती है। तो वो कंपनी जो है ना कंस्ट्रक्शन के क्रम में जो भी रिक्वायर्ड अप्रूवल होता है तो उस अप्रूवल के लिए लैंड एक्विजिशन पोर्टल पे जाती है और वहां पर अपना जो है अप्रूवल ले लेती है। फिर उसके बाद लैंड एक्विजिशन के बाद फिर जो है अगर इनोवेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है तो इनोवेशन और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए सरकार का एक मंत्रालय है। तो ये बेसिकली क्या है, ये स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, स्टार्टअप्स को जैसे टैक्स एग्जेम्पशन देना है, उनको और भी कई तरीके की छूट देनी है, कुछ फंडिंग से रिलेटेड कोई चीज है, अगर उनको वित्तीय सहायता है, तो ये सारी चीजें जो है स्टार्टअप्स के लिए ये इस पोर्टल के थ्रू होती है। अब देखिए ये स्टार्टअप इंडिया भी DPIIT के तहत है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, तो DPIIT मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट विभाग है। ठीक है, तो ये भी स्टार्टअप इंडिया में जो है जैसे आप कोई नया स्टार्टअप खोल रहे हैं तो उससे आप जो है ना टैक्स एग्जेम्पशन के लिए यानी कर में छूट के लिए आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। फंडिंग की आपको दिक्कत आ रही तो फंडिंग के लिए आप यहां पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। और भी क्या क्या सेवाएं आपको मिल रही हैं, सारी सेवाएं स्टार्टअप्स को मिलने वाली वो सब यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए फंडिंग का दिया हुआ है, रिकॉग्निशन का, सरकार रिकॉग्नाइज करेगी कि हाँ आपने स्टार्टअप शुरू किया है। क्लियर, तो ये इसके लिए हो गया।
अब उसके बाद आपका स्टार्टअप इंडिया के बाद फिर एक है आईपी इंडिया करके, वो मैंने नहीं खोला है क्या, मैं दिखा देता हूं आपको। आईपी इंडिया जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो बौद्धिक संपदा है, उस बौद्धिक संपदा के लिए, बौद्धिक संपदा के रजिस्ट्रेशन के लिए जो पोर्टल बनाया गया है, जैसे आपने कोई आविष्कार किया, मैंने कोई नया आविष्कार किया, तो उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं तो अपने आप को, अपने आविष्कार को या अपनी खोज को या अपने विचार को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। तो वो रजिस्ट्रेशन आपका कहां होता है? आईपी इंडिया के पोर्टल पे होता है। ठीक है, और ये जो हमारा आईपी इंडिया का जो पोर्टल है, ये पार्ट है हमारा WIPO का। ये देखिए यहां पर WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उसी का ये हिस्सा है हमारा आईपी इंडिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसके तहत पेटेंट है, कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क है, डिजाइन है, ये सारी चीजें आती हैं, तो उनके रजिस्ट्रेशन के लिए आपका ये आईपी इंडिया पोर्टल है। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि सरकार ने सबसे पहले तो प्रक्रियाओं को सरल किया है, भ्रष्टाचार को कम किया है, और सभी प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए डिजिटलाइज कर दिया है। तो सरकार ने तो सबसे पहला एक्शन तो ये लिया। ठीक है, सरकार ने अपने लक्ष्य निर्धारित किए कि मेक इन इंडिया के तहत हमें क्या करना है, और उन लक्ष्यों के तहत सरकार ने जो है एक्शन लेना शुरू किया। और पहले ही एक्शन में सरकार ने यह तय किया कि पहले तो प्रक्रियाओं को सरल करो। पता लगा कोई विदेशी कंपनी यहां पर निवेश करने आई है, तो वो कार्यालयों का चक्कर लगाते ही लगाते मतलब साल भर उसका गुजर गया, तो यहां पर कोई निवेश क्यों करेगा, यहां कोई फैक्ट्री कोई क्यों खोलेगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हुई बात, हमारे पहला जो सरकार ने एक्शन लिया। दूसरा एक्शन क्या लिया है, चलिए वो तो अभी खुलता रहेगा, हम बात करते हैं। दूसरा एक्शन जो सरकार ने लिया है कि उसने जो है क्रेडिट तक, ये खासकर जो हमारे जो घरेलू निवेशक हैं उनको लेकर किया है। तो घरेलू निवेशकों को जो है ना, उनके लिए पैसे की उपलब्धता बनी रहे, उनके लिए पैसे की कमी ना होने पाए, तो उन्होंने क्रेडिट तक, साख तक उनकी पहुंच को बढ़ाया है, या आप इसको ये कह लो कि पूंजी तक हमारे घरेलू निवेशकों की पहुंच को बढ़ाया है। या दूसरे शब्दों में ये कहो कि घरेलू निवेशकों के लिए, या जो घरेलू हमारे बिजनेसमैन हैं, उनके लिए पूंजी की उपलब्धता को बढ़ाया है। अब पूंजी की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया है? तो पूंजी की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक, पब्लिक सेक्टर के बैंकों का मर्ज को आपस में मर्ज कर दिया है। अब मर्ज क्यों किया है? देखिए, अगर बैंक छोटे छोटे होंगे तो वो बड़े निवेश के लिए ऋण नहीं दे पाएंगे। अब जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अगर निवेश करना है तो उसमें हजारों करोड़ या लाखों करोड़ रुपया लगता है। अब हजारों लाखों करोड़ देने की क्षमता छोटे बैंकों में नहीं है। और अगर बैंक मान लीजिए कि एक ठीक ठाक स्तर का भी है, तब भी बैंक, अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो वो तो बनेगा 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में। अब कोई पुल है, यहां पर आप अपने आसपास पड़ोसी में ही देखते हो कि एक पुल बनने में जो है ना, छोटा सा पुल बनने में ही 2 साल 3 साल लग जाते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं यहां पर बात करूं मुखर्जी नगर में, तो एक मुखर्जी नगर और नेहरू विहार को जोड़ने वाला एक पुल है, वो पुल पिछले 2 साल से बन रहा है। 2 साल से तो मैं देख रहा हूं, पहले कितने साल हो गए मुझे पता नहीं। ठीक है, वो अभी तक नहीं बना। तो सोचो, वो एक छोटा सा पुल जो 50 मीटर का है, वो 2 साल से बन रहा है, और अभी उम्मीद है कि अगले 2 साल वो बनने वाला नहीं है। तो जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो वो तो और लंबे समय के लिए होते हैं। अब उन बड़े प्रोजेक्ट्स में, जिनमें 12 साल, 15 साल, 20 साल लगने हैं, वहां पर जो है बैंक अपना हजारों करोड़ रुपए इतने लंबे समय तक नहीं फंसा सकते। वहां पर ऐसे बैंक ही अपना पैसा लंबे समय तक फंसा सकते हैं जिन बैंकों का आकार बहुत बड़ा हो, जिनका जो कैपिटल बेस है, जो पूंजी आधार है, वो बहुत ज्यादा हो, जिनकी जो साख है, जो क्रेडिट है, वो बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो वो बैंक इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया कि 10 बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया। तो पहला तो आपने सरकार ने जो काम किया है,
तो पहला तो आपने लिख दिया कि भाई प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन किया, और प्रक्रियाएं कौन सी हैं, तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं, मैंने हिंदी में बोल दिया था, ठीक है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूं कि सरकार ने क्या कदम उठाए। ठीक है, सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किए, फिर क्या कदम उठाए इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले लो और हिंदी वाले अब सुनना शुरू करो। सरकार ने प्रक्रियाओं को पारदर्शी, तेज और सरल बनाने के लिए उनका डिजिटलीकरण किया। प्रक्रियाओं में कौन कौन सी प्रक्रियाएं थी, नोट करिए। पहली प्रक्रिया थी सरकारी अनुमति, दूसरी प्रक्रिया जैसे किसी भी व्यवसाय का पंजीकरण, तीसरी प्रक्रिया आपकी पर्यावरण मंजूरी संबंधी थी, चौथी प्रक्रिया आपकी विदेशी और घरेलू निवेश को लेकर थी, पांचवी प्रक्रिया आपकी विदेशी निवेश संबंधी थी, छठवीं प्रक्रिया आपकी भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया, फिर उसके बाद सातवीं प्रक्रिया आपकी निर्माण अनुमति संबंधी प्रक्रिया, कंस्ट्रक्शन परमिट निर्माण अनुमति संबंधी प्रक्रिया, आठवीं प्रक्रिया आपकी हो गई, आठवीं प्रक्रिया है आपकी इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स, नवाचार और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने की प्रक्रिया, नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने की प्रक्रिया। और 9वीं प्रक्रिया आपकी हो गई कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी हिंदी में हो जाएगा आपका बौद्धिक संपदा अधिकारों के पंजीकरण की प्रक्रिया। और बौद्धिक संपदा अधिकारों के नीचे ये लिख लेना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नीचे ये लिख लेना कि इसके तहत आते हैं आपके ट्रेडमार्क, इसके तहत आते हैं आपके ट्रेडमार्क, डिजाइन, कॉपीराइट, पेटेंट। ठीक है, तो बौद्धिक संपदा अधिकारों को देने संबंधी प्रक्रिया। उसके सामने ये येलो इंक में लिखे हुए हैं पोर्टल, तो इसको तो हिंदी वाले और इंग्लिश वाले भी सेम ही लिख लो। अब नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को हिंदी में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली, तो ये बड़ा अजीब सा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको भी इंग्लिश में ही लिख लो, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, परिवेश पोर्टल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्ट इंडिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए यहां पर पहले था फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, पहले था इसलिए मैंने आपको दिखा दिया, पर यहां पर आप चाहो तो यहां पर आप लिख सकते हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए यहां पर नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम आप डाल सकते हैं या डाल दीजिए, यही सही है। ठीक है, लैंड एक्विजिशन के लिए लैंड एक्विजिशन पोर्टल, कंस्ट्रक्शन परमिशन के लिए अगेंस्ट नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, उसके बाद फिर आपका इनोवेशन यानी नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया पोर्टल, और बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए आईपी इंडिया पोर्टल। ठीक है, चलिए अगला क्या काम किया। अब सरकार ने अगला एक्शन क्या लिया, तो इंग्लिश में है कि एक्सेस टू द क्रेडिट हैज बीन इनहैंस्ड फॉर दिस सम पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव बीन मर्ज्ड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल सिस्टम। अभी मैं आपको दिखा दूंगा वो कौन से बैंक हैं। ठीक है, अभी एक्चुअली क्या है कि अगर पीछे गया उधर की तरफ तो फिर इसको रिलोड होने में, अपलोड होने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में लिखिए, दूसरा एक्शन सरकार ने क्या लिया, साख या पूंजी तक, दूसरे में लिखिए, साख या पूंजी तक घरेलू निवेशकों की पहुंच को बढ़ाया। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों का आपस में विलय कर दिया ताकि वित्तीय प्रणाली को मजबूती दी जा सके, तो ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तीसरा एक्शन सरकार ने क्या लिया, तीसरा एक्शन ये लिया कि भाई सरकार ने जो कॉर्पोरेट टैक्स था
उसको 30% से घटाकर 22% कर दिया। मैंने आपको बताया ना कि कोई विदेशी तभी आएगा मतलब अपना इन्वेस्टमेंट लेके जब वो देखेगा कि भाई यहां से मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अब वो अपने प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा सरकार को ही दे देगा तो फिर यहां क्यों आएगा? वो सरकार के लिए कमाने थोड़ी ना आएगा। तो सरकार ने कर की दरों को भी कम किया। अब यहां पर इससे विदेशी निवेशक को भी फायदा हुआ और घरेलू निवेशकों को भी फायदा हुआ। फायदा इन द सेंस, इसे आप फायदा कहने के बजाय प्रोत्साहन सॉरी प्रोत्साहन कहें, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इससे डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है, दोनों को इंसेंटिव मिला। ठीक है, तो हिंदी में लिखिए, निगम कर की दरों को 30% से घटाकर, तीसरा पॉइंट लिखिए, निगम कर की दरों को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया। ठीक है, अब चौथा काम सरकार ने क्या किया सुधार का? ठीक है, इसी तरह लिख लीजिए, टैक्स रिफॉर्म किया सरकार ने, यानी कि कर सुधार। अब कर सुधार के अंतर्गत हिंदी में लिखिए कर सुधार। अब कर सुधार के अंतर्गत ऊपर लिखिए कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, ये इंग्लिश में लिख लीजिए जीएसटी को लागू किया गया। ठीक है, और कंपनियों को कई तरीके के रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री में, फिर उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, क्योंकि कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री को रिटर्न्स क्यों चाहिए? क्योंकि कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री देखेगी कि भाई आपने रॉ मटेरियल कितना लिया, कहां से ले रहे हो आप, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में क्या चीजें हैं, ताकि वो उसके बाद आपका प्रोडक्शन कितना है, आप कितना हमारे देश के अंदर बेच रहे हो, कितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपकी कंपनी के होने से हमारे एक्सपोर्ट को कितना बढ़ावा मिल रहा है, हमारी जीडीपी में कितना ग्रोथ हो रहा है। तो ये सारी चीजों का एनालिसिस करने के लिए जो हमारा कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है, ताकि वो पॉलिसी को बना सके, तो इसके लिए वो क्या है कि डाटा मांगती है। तो वो डाटा जो है ना रिटर्न्स के रूप में कंपनियां जो है कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री को, आरबीआई को, और उसके बाद जो एनएसएसओ को, ठीक है, जो रेलिवेंट ऑफिसेस हैं उनको वहां भेजती है। तो उसके लिए जो रिटर्न्स फाइल करते हैं, तो कंपनियों का रिटर्न फाइल करने को और भी सरल किया गया। ठीक है, तो दूसरा जो टैक्स रिफॉर्म किया गया, ठीक है, हालांकि इसको टैक्स रिटर्न्स के रूप में ही लिया जा रहा है, इसको टैक्स रिफॉर्म के अंदर ही मैंने लिखा है, लेकिन बाकी जो भी विभागों में भी जो रिटर्न्स फाइल किए जाते हैं उनको भी सिंप्लीफाई किया गया है। ठीक है, तो कर सुधारों के अंतर्गत हिंदी में लिखिए, जीएसटी को लागू किया गया और रिटर्न्स फाइल किए जाने की प्रक्रिया को, नीचे लिखिए, रिटर्न्स फाइल किए जाने की प्रक्रिया को सरल किया गया। ठीक है, तो इससे भी बढ़ावा मिलेगा, इससे भी निवेशक जो है ना आकर्षित होंगे कि भाई ज्यादा झंझट नहीं है। अब आप ये सोचो कि जीएसटी के लागू होने से कैसे प्रोत्साहन मिला। देखिए, पहले क्या था, जीएसटी आने से पहले वैट था, और उसमें होता क्या था कि अलग अलग राज्यों का अपना अलग अलग टैक्स है। अब 28 राज्य हैं इस समय। मान लीजिए कि अगर जीएसटी ना होता, तो इस समय जीएसटी ना होता और इसी तरीके से राज्यों के अपने अलग अलग कर की दरें होती, टैक्स रेट होते, तो अलग अलग कर की दरें होती, तो इन कंपनियों के लिए भी डाटा मेंटेन करना, उसके बाद उसका रिटर्न भेजना बड़ा मुश्किल हो जाता। भाई कोई भी इतना डॉक्यूमेंटेशन का झंझट क्यों रखना चाहेगा? ठीक है, तो कहेगा हटाओ इतना झंझट छोड़ो, हम दूसरे देश चलते हैं, वहां निवेश कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या है कि भाई जो है ना, जीएसटी आने से अब क्या है कि पूरे देश में एक समान कर हो गया। ठीक है, कि जो यहां पर कर लग रहा है, सेम कर जो है ना दूसरे राज्य में भी लग रहा है, तो पूरे देश में एक समान हो गया। तो अब इनका जो डॉक्यूमेंटेशन का लोड था वो कम हो गया कंपनियों का, और ऊपर से जो रिटर्न फाइल करने थे उनको भी सरल कर दिया गया। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आप टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, तो बहुत सारे आपको उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ जाते हैं, और उसके बाद कई सारे उसमें आपको जानकारियां देनी पड़ती हैं, तो उसको सिंप्लीफाई किया गया, वो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट को कम किया गया। ठीक है, तो यहां पर इंग्लिश में आप लोगों ने लिख लिया कि कर सुधार किया गया। कर सुधार के अंतर्गत पहला सुधार किया गया कि जीएसटी को लागू किया गया, और दूसरा सुधार यह किया गया कि रिटर्न्स फाइल करने की प्रक्रिया को और सरल किया गया। अब उसके बाद पांचवा सुधार क्या है? decriminalization of 183 provisions of 42 सेंट्रल लॉज अंडर जन विश्वास अधिनियम 2023। ठीक है, जन विश्वास अधिनियम 2023।
इसको आप लोग जो है ना, मैंने नोट्स में इसको पब्लिक ट्रस्ट एक्ट लिखा है, इसको आप जन विश्वास एक्ट लिख दो, ठीक है। नोट्स जिनको मैंने भेजे हैं तो इसको आप लिख देना जन विश्वास एक्ट, ये ज्यादा सही है क्योंकि यही नाम हर जगह यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश में सब लोग पहले उतार लीजिए, ओके। अब हिंदी में लिखिए, 42 केंद्रीय कानून, पांचवा सुधार सरकार ने क्या किया है कि विदेशी कंपनियां और घरेलू कंपनियां और ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करें। तो पांचवा सुधार है कि 42 केंद्रीय कानूनों के अंतर्गत आने वाले 183 प्रावधानों का गैर अपराधीकरण कर दिया गया। और किसके अंतर्गत? जन विश्वास अधिनियम 2023 के अंतर्गत, ठीक है। तो गैर अपराधीकरण, अब ये कौन से प्रावधान है आपको जानने की जरूरत नहीं, ये कौन सा 42 कानून है आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 183 प्रावधान आप रटने नहीं बैठोगे और ये 42 कानून आप रटने नहीं बैठोगे, जानने की जरूरत नहीं। यहां पर आप इस कॉन्सेप्ट को समझो कि जो छोटी मोटी गलतियां थी जिनके लिए आपराधिक दंड का प्रावधान था, आपराधिक दंड वो होता है जिसके लिए आपको जेल की नौबत आ सकती है, जमानत करानी पड़े। और गैर आपराधिक में क्या है कि जमानत मिल जाती है आसानी से, ठीक है, उसमें जेल जाने के लिए चांसेस बहुत कम होते हैं। और मोस्टली 183 प्रावधानों में किया यह गया है कि हाँ सजा मिलेगी, जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन आपको मॉनेटरी पेनाल्टी या मौद्रिक दंड दे दिया जाएगा कि आपके ऊपर कोई फाइन लगा दिया जाएगा छोटा मोटा, ठीक है। सो दैट ये भी स्टैब्लिश रहे कि आपने गलती की है, और उसके बाद जो है आप हतोत्साहित भी ना हो कि छोटी सी गलती पे पता लगा, अगर मां पटक के पीट दिया कायदे से तो फिर भाग जाएगा आदमी। बात मेरी समझ रहे हैं? तो छोटी सी गलती के लिए आप बोला कि हाँ भाई गलती हुई है, ठीक है, आपके ऊपर ये फाइन लगाया जाएगा, आपको मतलब कि जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो इससे भी आदमी जो ना मतलब डिमोरलाइज नहीं होता है। अब 183 प्रावधान आप समझ रहे हो, बहुत सारे प्रावधान। तो पता लगा वो बाहर वाला आदमी क्यों आएगा, वो कहेगा कि हम वहां जाएंगे तो ये गलती हो गई तो जेल ही भेज दें। बात मेरी समझ रहे हैं? तो इससे भी जो है ना इंसेंटिव मिला। फिर उसके बाद जो पांचवा सुधार किया गया वो छठा सुधार, सरकार ने जो छठा एक्शन लिया, सरकार ने वर्ष 2020 में इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2020, ठीक है, वर्ष 2020 में सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, मैंने पिछले ही लेक्चर में खत्म किया है, ठीक है, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को लागू किया 2020 में, ताकि जो हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम है इसको और तेजी से बूस्टअप मिले, ठीक है। अब उसके तहत क्या था, वो हमारा उसमें क्या था, हमने यहां पर एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने आपको बना दिया है, ठीक है, आप भी इसको बना लेना। और पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसको जो है ना आप पिछले लेक्चर से देख लेना, 2 लेक्चर में मैंने इसको डिवाइड किया है और अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो अब सरकार ने जो है मेक इन इंडिया प्रोग्राम को और बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना 2020 को लागू किया। हिंदी में लिखिए, ठीक है, सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को और बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना लागू की। अब उसके इसमें देखते हैं कि ये इससे क्या हो रहा है, पीएलआई स्कीम के तहत क्या हो रहा है। पीएलआई स्कीम से क्या होगा कि इसमें जो लक्ष्य रखा गया कि भाई इसमें क्या था कि भाई हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग का उत्पादन है वो बढ़े, ठीक है, टू इंक्रीज, हमारा जो विनिर्माण उत्पादन बढ़े, हमारा निर्यात बढ़े, विदेशी निवेश बढ़े, ठीक है, और डिक्रीज, घटे क्या, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट घटे और हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटे, ठीक है। तो पीएलआई स्कीम जब आप देखोगे तो वहां पर क्या है कि उसमें बेसिकली क्या है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है, एक तरीके से सब्सिडी जैसा आप कह सकते हैं, ठीक है, कि अगर आप जो है ना मूल्यवर्धन या उत्पादन कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है,
और एक बेस ईयर की तुलना में आपका हर साल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो उस प्रोडक्शन को जो अतिरिक्त उत्पादन पे जो आप करोगे, सरकार उस पे आपको जो है ना वित्तीय प्रोत्साहन देगी, आपको कुछ राशि देगी। ठीक है, और ये विदेशी और घरेलू घरेलू के लिए तो ये घरेलू कंपनियों के लिए तो ये योजना थी है ही, ये पीएलआई स्कीम विदेशी कंपनियों के लिए भी थी। तो इससे क्या सरकार का मोटिव था कि विदेशी कंपनियां आए। अब विदेशी कंपनियां आएंगी तो हमारे यहाँ क्या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगी, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन बढ़ेगा। विदेशी कंपनियां आएंगी तो हम अपने साथ टेक्नोलॉजी और एडवांस मशीनरी लाएंगी, तो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यानी विनिर्माण का जो उत्पादन है वो ज्यादा होगा। फिर उसके बाद क्या, जब हमारा उत्पादन ज्यादा होगा तो हमारा निर्यात होगा ज्यादा, निर्यात ज्यादा होगा, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए तो ये स्कीम लाई गई है। अच्छा, जब हमारा अच्छी टेक्नोलॉजी विदेशी निवेशक लाएंगे, विदेशी विनिर्माता लाएंगे और एडवांस्ड मशीनरी भी लेकर आएंगे, मतलब नवीन उपकरण, नई मशीनरीज, एडवांस उन्नत मशीनरी लेकर आएंगे, तो उससे क्या हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगा। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे घटेगा, मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप अगर ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। ये पिछले लेक्चर्स में है, आप देखिएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल लगती है। ऊपर से क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी और मशीनरी की वजह से क्वालिटी भी अच्छी होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट गिरती है। ठीक है, तो इससे भी क्या है, हमारा जो क्वालिटी अच्छी, प्रोडक्शन कॉस्ट गिरी, ठीक है, तो इससे भी हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो हमारा क्या एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अब हमारे यहाँ प्रोडक्शन ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, तो हमारी जो इंपोर्ट के ऊपर यानी कि आयात के ऊपर जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। तो पीएलआई स्कीम के बारे में पूरा डिटेल में यही पीछे है, उसको डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो छठे पॉइंट में आपने लिखना है, हिंदी में लिखिए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई। और नीचे जो है ना इस तरीके से तीर लगा के हिंदी में लिख लीजिएगा, बढ़ावा देने के लिए किसको, विनिर्माण उत्पादन को, निर्यात को और विदेशी निवेश को। विनिर्माण उत्पादन, निर्यात, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने मिलेगा इससे, पीएलआई स्कीम से। और घटेगा क्या, उत्पादन की लागत कम होगी और आयात के ऊपर निर्भरता कम होगी। ठीक है, ये पीएलआई स्कीम का लाभ हो गया। ठीक, अब सातवां सुधार क्या किया है सरकार ने, तो इस पे हम चर्चा कर चुके हैं कि फॉर मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट हैज बीन इंक्रीज्ड। ठीक है, जैसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, टेक्सटाइल, कोल माइनिंग। ठीक है, तो ये सारे जो सेक्टर्स, स्पेस है, तो इन सारे सेक्टर्स में सरकार ने, मतलब कि अधिकांश क्षेत्रों में सरकार ने एफडीआई लिमिट को बढ़ा दिया है। ठीक है, कुछ स्ट्रैटेजिक रणनीतिक जो क्षेत्र हैं वहीं पर जो है ना एफडीआई लिमिट को अभी नहीं बढ़ाया गया है। ठीक है, वहां पर सरकार ने थोड़ा नियंत्रण रखा हुआ है ताकि जो हमारे रणनीतिक क्षेत्र है उसमें विदेशी हस्तक्षेप ना बढ़ जाए। ठीक है, तो वहां पर चीजों को कंट्रोल किया गया है। बाकी अधिकांश क्षेत्रों में 100% तक की जो है विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। अधिकांश क्षेत्रों में डायरेक्ट आके आप इन्वेस्ट कर दो। कुछ जगहों पे सरकार ने बोला है कि भाई सरकार की अनुमति से आपको निवेश करेंगे, आप इस लिमिट तक हैं तो आप डायरेक्ट आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं तो सरकार की अनुमति से आप क्रॉस कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो अधिकांश क्षेत्रों में, तो सातवां पॉइंट हिंदी में लिख लीजिए, अधिकांश क्षेत्रों में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाया गया है। ठीक है, नीचे लिख लीजिए उसके जो एग्जाम्पल हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, रेलवे आधारभूत संरचना, बीमा, टेक्सटाइल यानी कपड़ों का क्षेत्र, कोल माइनिंग आपका हो गया ये कोयला खनन, ठीक है, अंतरिक्ष क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग, बहुत सारे क्षेत्र हैं, आप डालोगे तो पूरी लिस्ट ही आ जाएगी। ठीक है, वो तो मैंने जस्ट कुछ एग्जांपल दे दिए। तो इन क्षेत्रों में जो है ना अधिकांश क्षेत्रों में सीमा को, विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद
अब देखते हैं कि आठवां सुधार सरकार ने क्या किया। सातवां सुधार तो हमने देख लिया। अब विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, विदेशी कंपनियों को भारत की तरफ आकर्षित करने के लिए सरकार ने अपने अंदर और क्या सुधार किया। तो सरकार ने जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम शुरू कर दिया। ठीक है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, आधारभूत संरचना या बुनियादी ढांचे का जो विकास है वो एक दिन में नहीं होता। इसमें 20 साल लग जाते हैं, 25 साल 50 साल लग जाते हैं। तो आज से ऐसा, और पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट चल रहा था, लेकिन 2014 के बाद से हम देखते हैं कि इसमें बहुत मतलब तीव्र तरीके से इसमें काम किया गया है, बहुत तेजी से इस पर काम किया गया है। ठीक है, और खासकर अगर मैं नाम लूं तो हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, तो वाकई उनका काम प्रशंसनीय है। मतलब उन्होंने वाकई इसमें ईमानदारी से काम किया है और उसका फल दिख भी रहा है। ठीक है, तो अब क्या है कि हमारे आधारभूत संरचना को तेजी से डेवलप किया जा रहा है, और उस जब हमारी आधारभूत संरचना, बुनियादी ढांचा जब अगर मजबूत होगा तो उससे फायदे क्या होंगे। फायदे क्या होंगे कि उससे जो है ना हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि हमारा परिवहन की लागत कम हो जाएगी। भाई पहले आपको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक ठीक है, पहले आपको पता लगा ये एक्स एक औद्योगिक केंद्र है और ये वाई एक औद्योगिक केंद्र है। अब इस औद्योगिक केंद्र को जाने के लिए आपको ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना, फिर ऐसे जाना है। ठीक है, तो कितना लंबा रास्ता हो गया। ऊपर से रास्तों का भी क्या हाल था और क्या हाल है अभी भी, ये भी आप समझ सकते हो। ठीक है, एक तो वैसे भी फ्यूल महंगा है, फिर उसके बाद रास्ते टेढ़े मेढ़े, और उसके बाद फिर रास्तों की हालत खराब। तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, परिवहन लागत है, वो बढ़ जाती है। फिर दूसरी बात यह है, इस परिवहन लागत को कम किया जा सकता है कि अगर एक्स औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया को या जोन को वाई इंडस्ट्रियल एरिया से डायरेक्ट जोड़ दिया जाए, रेलवे लाइन के थ्रू जोड़ दिया जाए, या फिर हाईवे के थ्रू जोड़ दिया जाए। ठीक है, या फिर वाटरवे के थ्रू जोड़ दिया जाए। अगर इनको डायरेक्ट जोड़ दिया जाए तो ये जो घूम फिर के जाना पड़ रहा था, अब ये घूम फिर के जाना नहीं पड़ेगा। अब घूम फिर के नहीं जाना पड़ेगा, तो इससे क्या है, समय भी, अब ये जो है ना रेलवे लाइन हो या वाटरवे हो या फिर कोई आपका हाईवे हो, रोड हो, ठीक है, किसी भी माध्यम से इसको जोड़ दिया गया, अगर इनको डायरेक्ट जोड़ दिया गया तो अब क्या है, समय भी बच रहा है, टाइम इज मनी, समय भी कम लग रहा है, और ऊपर से जो हमारा खर्च है वो भी कम हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा, आधारभूत संरचना अच्छी होगी, तो परिवहन लागत कम हो जाएगी। औद्योगिक केंद्रों के बीच इंप्रूव कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। ठीक है, उनके बीच में जो संपर्क है वो इंप्रूव होगा, मजबूत होगा। ठीक है, जो सप्लाई चेन है वो जो है मजबूत होगी। ठीक है, पहले एक जगह से, जैसे कुछ लोग इंटरमीडिएट गुड्स बना रहे हैं, ठीक है, तो अब इस पेन के बनने के लिए एक कंपनी ने जो है ना रॉ मटेरियल लिया और प्लास्टिक बनाया। अब प्लास्टिक बनाने के बाद मेरे पास पेन बनाने की कंपनी है, मैंने प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट डाली। अब इसकी इस औद्योगिक क्षेत्र और इस औद्योगिक क्षेत्र में डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। अब अगर लिंक नहीं है तो यहां पर क्या है कि प्लास्टिक यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो उससे क्या है, जो हमारी सप्लाई चेन है वो मजबूत होगी। अब यहां पर जो प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी है वो तो प्लास्टिक बना के स्टोर किए हुए, लेकिन अब प्लास्टिक इस कंपनी तक पहुंचने में टाइम लग रहा है। तो कनेक्टिविटी अगर अच्छी होगी तो हमारा जो है सप्लाई चेन मजबूत हो जाएगी, और उसके बाद स्टोरेज की फैसिलिटी को भी मजबूत किया जा रहा है। तो स्टोरेज संबंधी यानी कि भंडारण संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेजी से बनाया जा रहा है। इसके लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से, इंग्लिश मीडियम वाले तो ऐसे ही उतार लीजिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में तो ऐसे ही उतार लीजिए। हम्म
अब ठीक दिख रहा है, ठीक है। ये 8वां पॉइंट। अब हिंदी में लिखना शुरू करिए, ठीक है। हिंदी में लिखिए, परिवहन लागत को कम करने, नीचे लिखिए कनेक्टिविटी को बढ़ाने, तीसरी लाइन में लिखिए पूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, और चौथी लाइन में लिखिए बेहतर भंडारण सुविधा देने के लिए, बेहतर भंडारण सुविधा। अब उसके बाद यहां पर ऐसे बनाइए, के लिए मूल बुनियादी ढांचे संबंधी कई परियोजनाएं काम कर रही हैं, या कई परियोजनाएं चल रही हैं, ठीक है। अब उन परियोजनाओं के तहत विकसित क्या किया जा रहा है, ठीक है, कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसके तहत क्या डेवलप किया जा रहा है, तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी कि औद्योगिक गलियारा। औद्योगिक गलियारा मतलब रोड के थ्रू कनेक्टिविटी दी है, ठीक है, और रोड के थ्रू कनेक्टिविटी देकर विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को कोशिश की गई है कि डायरेक्ट उनको जोड़ा जाए। अभी हम देखते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है। फिर उसके बाद फ्रीट कॉरिडोर, माल आपूर्ति, मालवाहक गलियारा, ठीक है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल क्लस्टर। देखिए ये जो गलियारे हो गए, ये जो गलियारा है, फ्रीट गलियारा यानी कि मालवाहक गलियारा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी कि ये भी एक गलियारा। तो ये गलियारा क्या है कि ये भारत देश है, ये भारत देश है। अब इस भारत देश में औद्योगिक केंद्र ये है, ये औद्योगिक केंद्र है, एक ये औद्योगिक केंद्र है, यहां एक औद्योगिक केंद्र है, यहां एक औद्योगिक केंद्र है। तो इनको आपस में जोड़ा गया है, ठीक है, या फिर इसको इससे डायरेक्ट जोड़ा जा रहा है, इसको इससे डायरेक्ट जोड़ा जा रहा है, इसको आपस में जोड़ा जा रहा है, इसको आपस में जोड़ा जा रहा है, इसको आपस में जोड़ा जा रहा है। तो ये सब क्या है, ये गलियारे हैं, औद्योगिक केंद्रों को जोड़ा जा रहा है। और फ्रीट कॉरिडोर मालवाहक गलियारे में क्या है, इसमें आता है रेलवे, ठीक है। अब इसमें आता है रेलवे, मतलब रेलवे लाइन के थ्रू, रेलवे लाइन के थ्रू अगर जोड़ा जाए तो वो फ्रीट कॉरिडोर हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो डेडिकेटेड रेलवे लाइंस भी बनाई जा रही हैं, उनपे जो है ना जो पैसेंजर ट्रेन हैं वो पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेंगी, उनपे सिर्फ मालवाहक मालगाड़ी जिसको आप कहते हो, ठीक है, वही गाड़ियां चलेंगी। अभी आप देखते हो कि हमारे स्टेशन पे आप देखोगे तो आप देखोगे कि कोई मालगाड़ी खड़ी है तो पिछले हो सकता है 4 दिन से वहीं पे खड़ी है। अब 4 दिन अगर एक जगह पे मालगाड़ी फंसी रहेगी तो ये तो फिर माल जब टाइम पे पहुंचेगा नहीं तो फायदा क्या हुआ, एंड टाइम इज मनी, ठीक है। तो इससे हमारी जो पूर्ति श्रृंखला है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो होता क्या है, तो इसके लिए सरकार ने क्या उपाय निकाला कि हम डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनाएंगे, यानी कि हम ऐसे रेल लाइनें बिछाएंगे जिन पर जो नॉर्मल रेलगाड़ियां हैं लोगों को लाने ले जाने वाली वो नहीं चलेंगी, उन पर सिर्फ मालवाहक गाड़ियां ही चलेंगी, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? और उसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या हो गया कि आपका हाईवे या रोड के थ्रू कनेक्ट किया। फ्रीट कॉरिडोर हो गया कि आपको रेलवे के थ्रू, रेलवे लाइनों के थ्रू कनेक्ट किया है औद्योगिक केंद्रों को। अब इंडस्ट्रियल क्लस्टर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं, तो देखिए ये तो आपके जो गलियारे हो गए, ठीक है, इनको जोड़ा जा रहा है रास्तों के माध्यम से। अब क्लस्टर्स और जोन्स क्या होते हैं, क्लस्टर्स और जोन्स ये भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, ठीक है, ये भौगोलिक क्षेत्र होते हैं। क्लस्टर्स कैसे होते हैं, यहां पर 1 या 2 प्रकार के जो है ना उत्पादों संबंधी या 3 प्रकार के उत्पादों संबंधी कंपनियां जो है, और वो कंपनियां और उन कंपनियों से संबंधित जो कंपनियां हैं वो वहां पर सारी स्थित होती हैं। तो वहां पर उसको क्या कहते हैं, हम क्लस्टर कहते हैं।
ठीक है, क्लस्टर का हिंदी मुझे नहीं पता, मैंने देखा था, क्लस्टर क्लस्टर ही लिखिए। ये एक भौगोल स्पेशली स्पेसिफिक भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, जियोग्राफिकल एरिया होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक्स क्लस्टर है जिसका विकास किया गया, और यहां पर जो है 2 पहिया 4 पहिया वाहन की जो कंपनियां हैं, जैसे हीरो होंडा कंपनी हो गई, टीवीएस कंपनी हो गई, ठीक है, और भी मोटरसाइकिल की जो कंपनियां हैं, अपाची वगैरह जो भी हैं, तो वो सारी कंपनियां यहां पर हैं। ठीक है, उसके बाद आपके जो 4 व्हीलर कंपनियां हैं, तो 4 व्हीलर कंपनियों के आपका जो टाटा है, फोर्ड है, और आपका मारुति है, ठीक है, हुंडई है, वो सारी कंपनियां यहां पर हैं। ठीक है, अब इनसे संबंधित कंपनियां, 2 व्हीलर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, टू व्हीलर के जो टायर बनाने वाली कंपनी, 2 व्हीलर के लिए जो इंजन वगैरह या फिर उसका जो सीट वगैरह बनाने वाली कंपनी, वो सारे भी कंपनियां यहीं पर हैं। 4 व्हीलर से रिलेटेड कंपनी, तो 4 व्हीलर के टायर वाली कंपनी, 4 व्हीलर के सीट वाली कंपनी, 4 व्हीलर में जो लाइट लगती है वो लाइट बनाने वाली कंपनी, वो कंपनियां भी यहीं पर हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं 2 प्रकार की कंपनियां हैं, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर। अगर ऐसे बोले तो ये ऑटोमोटिव हो गया, हो सकता हो इसके साथ कोई मतलब कि केमिकल कंपनी भी हो सकती है यहां पर। ठीक है, तो 2-3 प्रकार की कंपनियां या एक ही प्रकार की कंपनी और उस कंपनी से संबंधित, ठीक है, उसको सपोर्ट करने वाली कंपनियां सब एक ही जगह पर है, तो ये कहलाता है आपका इंडस्ट्रियल क्लस्टर। और जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जिनको स्पेशली डेवलप किया जाता है। ठीक है, और यहां पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, जो आपकी बुनियादी ढांचा है उसको अच्छा बुनियादी ढांचा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखा जाता है। यहां पर जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए जो है कई प्रकार के कर संबंधी छूट, कई प्रकार की अनुमति, कई टेरिफ संबंधी कई प्रकार की सहूलियतें, तो यहां पर इन जोन्स में दिया जाता है। मतलब ये एक तरीके से मतलब मैन्युफैक्चरिंग जोन भी हो हैं, और यहां पर जो है आप इसको एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, प्रोडक्शन को बढ़ाना, कंपनियों को इंसेंटिवाइज करना कि वो यहां पर आकर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपनी प्रोडक्शन को करें, यहां पर उनके ऊपर टैक्स कम लगेगा, यहां पर उनको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, यहां पर उनको कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी, तो ये इस जोन में आकर प्रोडक्शन करें। ठीक है, और यहां पर उनको लाइट और जो एनर्जी संबंधी जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी होंगी, हॉस्पिटल्स वगैरह होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर होंगी, तो कंपनियां यहां पर आकर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आकर मैन्युफैक्चरिंग करें और अपना जो है ना एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें। ठीक है, तो ये जो हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है, जियोग्राफिकल एरिया है, ये कहलाता है हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो क्लस्टर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन समझ में आ गया, तो इनका विकास किया जा रहा है। फिर एक और चीज का विकास किया जा रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या है कि ये एक ऐसा क्षेत्र जगह है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एक ऐसे केंद्रों को विकसित किया जा रहा है, इस प्रकार के केंद्रों को विकसित किया जा रहा है कि यहां पर जो है ना आपको स्टोरेज और कनेक्टिविटी, ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, कई तरीके की जो है ना सुविधाएं एक साथ मिलेंगी। अब यहां पर क्या है, रोड कनेक्टिविटी भी होगी, रेलवे कनेक्टिविटी भी होगी, इस सेंटर से पॉसिबल होगा तो जल आपको क्या कहते हैं, वाटरवेज यानी कि जल मार्ग से भी कनेक्ट होंगे। अगर जरूरत होगी तो एयरपोर्ट भी होगा, यहां पे एयरवेज की भी व्यवस्था होगी। ठीक है, प्लस यहां पर जो है स्टोरेज के लिए वेयर हाउस अच्छे अच्छे होंगे रिक्वायरमेंट के। ठीक है, यहां पर आप डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हो, इस केंद्र में आप यहां पर जो है ना पैकिंग वगैरह भी कर सकते हैं, और यहां पर स्टोरेज भी कर सकते हैं। ठीक है,
अब ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हैं, इनकी जरूरत क्या है? देखिए, पहले जो हमारा जो था, जब हम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को हमने नहीं अडॉप्ट किया था, तो पहले हमारा क्या था कि पॉइंट टू पॉइंट चलता था कि एक केंद्र से कोई रिक्वायरमेंट आई तो दूसरे केंद्र में डाली गई और वहां से ट्रांसपोर्टेशन होके चला गया। अब यहां पर मान लीजिए कि दो शहर हैं, एक्स और वाई, दो शहर हैं एक्स और वाई। अब एक्स शहर में कोई रिक्वायरमेंट है, वाई शहर उसको पूरा कर सकता है, तो यहां पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति वाई शहर का जो व्यक्ति होगा उसके पास रिक्वायरमेंट डालेगा। अब वाई शहर वाला माल सप्लाई करने के लिए वो क्या करेगा, वो ट्रक वगैरह हायर करेगा या फिर रेलवे में बुक करेगा और फिर जो है ना बुक करके फिर यहां से सामान चल के एक्स तक जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि अलग से सामान, मतलब सिर्फ सामान भेजने के लिए इसको अलग से ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ा, अलग से ट्रक करने पड़े। अब यहां पर क्या है कि इन दोनों में इसको जो है ना ये ज्यादा बड़ा बिल बनाएगा क्योंकि इसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है। ठीक है, अब इसके लिए ये महंगा, एक्स के लिए ये महंगा पड़ेगा। दूसरा ये है, वाई तभी प्रोडक्शन करेगा जब एक्स रिक्वायरमेंट डालेगा, क्योंकि वाई के पास इसको, या फिर मैं इधर नीचे समझाता हूं, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। देखिए, ये एक्स शहर में बैठा हुआ कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, इसका नाम मान लीजिए राम है, और ये है वाई शहर, और यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है श्याम। ठीक है, अब राम को कुछ रिक्वायरमेंट है, राम को मान लीजिए कि 1000 पेन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, श्याम जो है ना, श्याम की पेन की फैक्ट्री है, तो श्याम जो है ना सप्लायर है। अब ये 1000 पेन या फिर 1000 बॉक्स, कुछ भी आप कह लीजिए, इसने इसको रिक्वायरमेंट डाली श्याम के पास। श्याम ने क्या किया, श्याम ने ट्रक या रेलवे कुछ भी बुक किया और बुक करके सामान इसके पास भेज दिया। अब श्याम ने यहां पर अपना माल भेजने के लिए सेपरेट ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट किया। ठीक है, सेपरेट ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट किया। एक तो पहली चीज भी ये जो कि महंगा होगा। दूसरा, श्याम तभी प्रोडक्शन करेगा जब ये राम रिक्वायरमेंट डालेगा, क्योंकि श्याम के पास स्टोरेज का फैसिलिटी नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो अब यहां क्या है कि सामान एक तो महंगा पहुंचेगा राम के पास, दूसरा सामान लेट पहुंचेगा, क्योंकि जब ये रिक्वायरमेंट राम डालेगा तभी श्याम उसका प्रोडक्शन करेगा। स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है तो ये प्रोडक्शन नहीं करेगा। अब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आने से होगा क्या कि भाई श्याम प्रोडक्शन करके लॉजिस्टिक पार्क में रख देगा। अब वहां पर लॉजिस्टिक पार्क में स्टोरेज की फैसिलिटी है, पैकिंग की फैसिलिटी है, डॉक्यूमेंटेशन की फैसिलिटी है, और वो जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो औद्योगिक, अन्य औद्योगिक केंद्रों से वाटरवेज यानी कि जल मार्ग से भी जुड़ा है, वायु मार्ग से भी जुड़ा है, आपका रेल मार्ग से भी जुड़ा है, सड़क मार्ग से भी जुड़ा है। ठीक है, तो अब वहां पर स्टोर करेगा श्याम अपना सामान, और एक्स सिटी में सामान जब जाना होगा तो सीधे श्याम क्या करेगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जाएगा और वहां से सामान बुक करके भिजवा देगा एक्स में। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एक्स शहर से भी जुड़ा है और दूसरे औद्योगिक केंद्रों से भी जुड़ा है। अब वहां पर एक्स औद्योगिक केंद्र के लिए केवल एक श्याम के ही माल की रिक्वायरमेंट थोड़ी ना होगी, और भी लोगों ने भी कुछ ना कुछ अलग अलग कंपनियों को ऑर्डर दिए होंगे। यानी कि एक्स शहर के लिए जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से जाने के लिए बहुत सारा माल जाना होगा वहां पे। ठीक है, एक पर्टिकुलर लॉजिस्टिक पार्क से, तो सभी का क्या है कि उस लॉजिस्टिक पार्क से सभी का सामान एक साथ बुक हो जाएगा, एक्स के लिए चला जाएगा। अब यहां पर श्याम को अलग से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं करनी पड़ रही। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एक ट्रेन थी जो एक्स शहर की तरफ जा रही थी, उसी में श्याम ने भी अपना माल लदवा दिया, उधर राम ने उतरवा लिया। तो यहां ट्रांसपोर्टेशन सस्ता, टाइम पे सामान मिल गया। ठीक है, और यहां पर जो है स्टोरेज की भी फैसिलिटी हो गई। तो यहां पर क्या है, यहां पर राम और श्याम दोनों खुश।
तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का मतलब समझे, मेन इसका पर्पज है कि कनेक्टिविटी को जितना ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। क्लियर है? तो ये जो है ना, इस तरीके एक रेंज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग डेवलप्ड टू सपोर्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो सरकार ने जो है अपने अंदर ये सारे सुधार किए। ठीक है, हिंदी में तो मैं लिखा ही चुका हूं। तो अभी तक हमने ये देखा कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम की पहले तो जरूरत क्यों हुई, फिर हमने ये देखा कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम जब लाया गया तो उसके उद्देश्य क्या थे। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने तीसरे चरण में यह देखा कि सरकार ने क्या क्या सुधार किए अपनी इकोनॉमिक सिस्टम में, भारतीय इकोनॉमिक सिस्टम में। उन सुधारों को हमने देखा। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, तो सुधारों के बाद पिछले 10 सालों में अचीवमेंट क्या है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम से क्या अचीव हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए मैं आपको लॉजिस्टिक पार्क वगैरह भी दिखा देता हूं। ओके, पहले तो आप मर्जर ऑफ बैंक्स देख लो। क्लियर है? इधर होगा, ये रहा। ओके, ये रहा मर्जर ऑफ बैंक्स। तो 10 बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, ताकि जो हमारा वित्तीय प्रणाली है वो मजबूत हो सके और हमारे घरेलू निवेशकों की पूंजी या साख तक पहुंच बढ़ सके। यानी कुल मिला के हिंदी में समझिए, ताकि वो बड़े से बड़ी धनराशि को तक उनकी पहुंच हो सके। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन उधार लेके ही काम करता है ना, तो उधार देने वाला जो वित्तीय प्रणाली वो भी तो मजबूत होना चाहिए। तो सरकार ने इन 10 बैंकों का, अब कौन से बैंक मर्ज किए गए हैं याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस एक मर्जर ऑफ बैंक्स आपको दिखाना था। देना बैंक, विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीनों आपस में मर्ज होगा और बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से चल रहे हैं। ठीक है, ओबीसी है आपका, अब ओबीसी बैंक है, फिर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है और पंजाब नेशनल बैंक, ये तीनों मर्ज होकर पंजाब नेशनल बैंक के नाम से चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका ये सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक मर्ज होके कैनरा बैंक के नाम से चल रहे हैं और उसके बाद इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक मर्ज होके इंडियन बैंक के नाम से चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका मर्जर हो गया। अब उसके बाद अगली चीज जो हम देखते हैं, देखिए ये फ्रीट कॉरिडोर। फ्रीट कॉरिडोर मतलब डेडिकेटेड। अब यहां पर जो है ना 2 फ्रीट कॉरिडोर डेवलप भी किए जा रहे हैं। डेवलप तो कई किए जा रहे हैं। शुरुआत की गई थी 2 फ्रीट कॉरिडोर से। एक तो था हमारा वेस्टर्न और एक था ईस्टर्न, जो बंगाल तक, इधर कहीं दिल्ली के आसपास से होकर बंगाल तक जा रहा था और ये कहीं मुंबई के नीचे तक जा रहा है, दिल्ली के आसपास से शुरू होके। ठीक है, ये कहीं पंजाब से शुरू होके। तो ये हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर किया गया था। ठीक है, अभी फ्रीट कॉरिडोर पे अगर आप कहेंगे तो मैं लेक्चर ले लूंगा। ठीक है, वरना आप इसको इतना याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट तो है। ठीक है, लेकिन अब सब कुछ एक लेक्चर में नहीं पढ़ाया जा सकता। तो ये जो फ्रीट कॉरिडोर है, ये क्या है कि रेल मतलब कि रेलवे लाइंस हैं जहां पर सिर्फ माल ढुलाई होगी। ठीक है, इसको माल ढुलाई गलियारा कहते हैं। फिर उसके बाद आपका फ्रीट कॉरिडोर के बाद इंडस्ट्री क्लस्टर। आप क्लस्टर जो है ना, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर में क्या है, सिमिलर कंपीटिंग कंपनीज। ठीक है, जब जैसे मैंने बताया 4 व्हीलर कंपनी, तो वहां पर 4 व्हीलर की टाटा भी है और टोयोटा भी है, हुंडई भी है, सुजुकी भी है, मारुति सुजुकी भी है। तो सिमिलर कंपनीज होंगी। ठीक है, उनसे जो है ना सप्लायर्स एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी वहां पर होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट वगैरह और रिसर्च एजुकेशनल, ये सब बेकार की चीजें हैं। बस आप इतना याद रखिए कि भाई सिमिलर टाइप की कंपनीज होंगी, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं,
और उनको सप्लाई करने वाली कंपनीज भी होंगी, वहीं पर लेबर मार्केट होगी। तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्लस्टर कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्लस्टर के बाद आप देख सकते हैं, ये क्लस्टर का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब उसके बाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो सड़क मार्ग से विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ये देखिए यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिर चेन्नई बेंगलुरु, वाईजैग चेन्नई, फिर उसका ओडिशा, हैदराबाद नागपुर, हैदराबाद वारंगल, हैदराबाद बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु मुंबई, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट आपको एक तरीके से बता दिया कि औद्योगिक केंद्रों को जोड़ा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए आपका जैसे यहाँ पर अमृतसर से कोलकाता तक के लिए एक डायरेक्ट लाइन बना दी गई, फिर उसके बाद यहाँ दिल्ली से लेके आपका नागपुर तक एक डायरेक्ट लाइन बनाई जा रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो यहाँ औद्योगिक केंद्रों को मतलब कि सड़क मार्ग से जोड़ा जा रहा है, तो ये हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हो गए। ठीक है, अब उसके बाद फिर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। अब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में मैंने आपको बताया अब अगर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में देखो तो यहां पर जलयान दिख रहा है आपको, यानी कि वाटरवेज से भी कनेक्टिविटी है, एरोप्लेन दिख रहा है, एयरवेज से भी कनेक्टिविटी है। फिर आपको देख रहे हो कि यहां पर ट्रेन कहीं चल रही है, हाँ शायद ये रेल है, रेलवे कनेक्टिविटी भी दिख रही है आपको, रोड कनेक्टिविटी भी दिख रही है आपको, स्टोरेज की सुविधा भी यहां पर दिख रही है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में। फिर उसके बाद जो है आप यहां पर स्टोर भी कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हो, ट्रैक भी कर सकते हो कि आपका शिपमेंट कहां तक पहुंचा है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में। ठीक है, पैकिंग वगैरह का भी आप इसमें यहां पर काम कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है ना मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में होती हैं। क्लियर? अब उसके बाद सेज, तो भारत में कहां कहां सेज हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या है कि सरकार की रियायतें कुछ रहती हैं। ठीक है, ताकि इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हिंदी में कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र, इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों में मतलब मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण गतिविधियां बढ़े, ठीक है, और उत्पादन बढ़े और निर्यात को बढ़ावा मिले। तो ये हमारे जो है एट प्रेजेंट देयर आर 8 फंक्शनल सेज लोकेटेड। अब कहां कहां लोकेटेड हैं? जैसे सांता क्रूज महाराष्ट्र में, ये यहाँ मुंबई में है सांता क्रूज, कोचीन में है, कांडला सूरत में, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में फाल्टा है, नोएडा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये सारे ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देख लो कि ये जो है ना विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक, तो यहां पर जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करके और सरकार की तरफ से कई सहूलियतें दी जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास नंबर 10 मेक इन इंडिया। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया? हमने अपने सारे हमने जो है ना ये जाना कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आई। इसकी शुरुआत हमने देखी ब्रिटिश नीतियों और 1947 के बाद से। फिर उसके बाद हमने जो ना अर्थव्यवस्था के जाना कि अर्थव्यवस्था के विकास में 3 चरण होते हैं, और हमने ये चीज समझी कि जो दूसरा चरण था, जो औद्योगिकीकरण का जो चरण था, वो भारत में कभी हुआ ही नहीं। और वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भारत में जो है ना मिश्रित मॉडल को अपनाया, मिक्स्ड मॉडल को अपनाया भारत ने, और भारत का झुकाव समाजवादी कॉन्सेप्ट की तरफ ज्यादा था। ठीक है, यानी सामाजिक कल्याण की तरफ ज्यादा था। और दूसरा कारण यह भी था कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर था वो तब इतना मजबूत नहीं था कि वो हमारे आर्थिक विकास को आगे बढ़ा सके। तो सरकार ने 1956 की नीति के तहत खुद इसमें इन्वॉल्व होने का फैसला किया। सरकार ने हैवी इंजीनियरिंग, हैवी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इन सब में सरकार ने अपनी भागीदारी को जो है ना बल दिया, और बाकी जो छोटे मोटे सेक्टर थे वो प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिए। 1991 में आके हम देखते हैं कि एलपीजी मॉडल सरकार अडॉप्ट करती है, और एलपीजी मॉडल अडॉप्ट करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर में, यानी कि उद्योग और विनिर्माण के क्षेत्र में उदारीकरण का काल शुरू होता है। अब उदारीकरण के काल के बाद 2014 जब आता है, तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्री सेक्टर था वो 1951-52 में जीडीपी में 13% की हिस्सेदारी कर रहा था, 1991 में 24.6% की हिस्सेदारी कर रहा है, और अभी 2014 आ गया, 2014 में भी अभी इसकी हिस्सेदारी 25-26% से ऊपर नहीं जा रही है। यानी कि कुल मिला के हमारा जो ग्रोथ रेट है, जो हमारा जो ग्रोथ है इंडस्ट्री सेक्टर में,
वो एकदम स्टडी था, ना अप ना डाउन, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट स्टडी था, 1-2% ही अप हुआ, तो इसको ग्रोथ नहीं कहते। तो इसके लिए क्या है कि अब हमको अगर वैश्विक स्तर पर अगर भारत को स्थापित करना था तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर पे ध्यान देना जरूरी था। तो इस क्रम में जो ना 2014 में तत्कालीन जो नई सरकार आई, उस सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को चलाया। उसके तहत कई सारे और अन्य प्रोग्राम भी चलाए गए, स्किल इंडिया प्रोग्राम, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम सरकार ने चलाए और उसके बाद जो है ना, ताकि मेक इन इंडिया प्रोग्राम को, इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके, भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। फिर हमने ये जाना कि इस प्रोग्राम के तहत सरकार ने क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए थे, तो उन लक्ष्यों को हमने जान लिया, ठीक है। अब उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था में भी कुछ सुधार करना था, तो वो क्या सुधार करने थे, उन सुधारों को हमने जान लिया। अब अगला जो हमारा चरण है उसमें हमें यह देखना है कि उन सुधारों को करने के बाद हमें अचीवमेंट क्या हुए, हमारे पिछले 10 सालों में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के आने से हम क्या बदलाव आया, उस चीज को हमें समझना है। तो मेरे ख्याल से आज लेक्चर काफी बड़ा हो गया है। तो अब अचीवमेंट क्या हुए, क्या मेक इन इंडिया प्रोग्राम अपने जो उसके लक्ष्य थे, जो टारगेट थे, उनको पूरा करने में सफल रहा, और उसके बाद अगर हाँ तो भी ठीक है और ना तो भी क्या चैलेंजेस रहे, और उसके बाद आगे फर्दर क्या कदम उठाए जाने चाहिए ताकि मेक इन इंडिया प्रोग्राम को मतलब और इंप्रूव किया जा सके और इसको जो है ना जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल बनाया जा सके। तो इन सारी चीजों पे चर्चा हम कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। और वो ही कल ही आपको मिल जाएगी इस समय तक, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, खूब पढ़िए।